तुम्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके, तो आज की ये 50 चाणक्य नीतियां तुम्हें लोहे जैसा मजबूत बना देंगी। ये केवल बातें नहीं हैं, बल्कि वे तलवारें हैं जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को सौंपी थीं, ताकि वे हर चालाक दुश्मन, धोखेबाज रिश्तेदार और अवसरवादी दोस्त से खुद को सुरक्षित रख सकें। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान हो जिससे कोई तुम्हें हिला भी ना पाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि चाणक्य की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी चाणक्य नीतियां हर किसी को नहीं मिलती। कमेंट में जरूर बताओ कि तुम ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि चाणक्य की सीख भारत के किन किन कोनों में गूंज रही है। याद रखो, जो व्यक्ति ज्ञान के लिए दरवाजा खोलता है, उस पर कभी दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 50 नीतियां तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदलने वाली हैं जिसे दुनिया चाहे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी टूटे नहीं। नीति 1, दुश्मन को तबाह करने का सबसे असरदार तरीका है उसे उसकी ही चाल में फंसाना, पर खुद कभी उसका मुकाबला सीधा न करना। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बन जाए, वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर वार करे या तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करे, तो उससे सीधे भिड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है, वह पहले से ही तुम्हें नीचे गिराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में यदि तुम उस पर सीधा प्रहार करोगे, तो या तो वह तुम्हें उलझा देगा या फिर तुम्हारी ऊर्जा और समय नष्ट हो जाएगा। चाणक्य की दृष्टि में असली विजय तब है जब शत्रु खुद अपनी गलतियों के जाल में फंसे और तुम सिर्फ उस जाल को गहराई से समझकर, शांत रहकर धीरे धीरे उसे अपने ही कर्मों से तबाह होते देखो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय चंद्रगुप्त मौर्य का एक दुश्मन मंत्री मंडल के भीतर से ही था। चंद्रगुप्त को सब पता था, लेकिन वह तुरंत उस मंत्री पर वार नहीं करता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, इसे इसकी चाल में फंसने दो। कुछ महीनों बाद वही मंत्री अपने स्वार्थ के चलते भ्रष्टाचार में फंसा और खुद ही बेनकाब हो गया। न लड़ाई न क्रोध, सिर्फ धैर्य और समझ से शत्रु पराजित हो गया। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बार आपके खिलाफ बात करता है, जो आपके पीठ पीछे आपकी छवि को धूमिल करता है या बार बार आपको उकसाता है, तो उससे सीधे लड़ने की बजाय उसकी हरकतों को चुपचाप समझो, उसका पैटर्न पहचानो, फिर उसकी गलतियों को समाज, परिवार या संस्था के सामने खुद ही उजागर होने दो। तुम बस खुद को संयमित रखो, अपनी छवि को मजबूत करो और समय का इंतजार करो। जब तुम क्रोध नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे, तो तुम उसकी पहुंच से बाहर हो जाओगे और तब वह अपने ही जाल में उलझकर समाप्त हो जाएगा। नीति 2, अपने शत्रु को पराजित करने का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय यह है कि उसकी कमजोरियों का गहरा अध्ययन करो और फिर उन्हीं कमजोरियों को उसकी विनाश की जड़ बना दो। लेकिन कभी भी उसे इस बात का एहसास मत होने दो कि तुम उसके विरुद्ध कोई योजना बना रहे हो। इस नीति का अर्थ है कि जब तुम्हारा कोई दुश्मन होता है, तो सीधा संघर्ष करना कई बार आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के पतन का रास्ता उसी के भीतर छुपा होता है। उसकी कमजोरियां, उसके अभिमान, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसका क्रोध, उसका लोभ, यही वे सुराख हैं जिनसे उसकी नींव को हिलाया जा सकता है। परंतु इसके लिए अत्यधिक धैर्य, निरीक्षण और मानसिक दृढ़ता चाहिए। चाणक्य मानते थे कि एक सच्चा रणनीतिकार कभी शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह प्रतीक्षा करता है, शत्रु की चालों को गहराई से देखता है, उसके व्यवहार की थाह लेता है और फिर सही समय पर उसके सबसे कमजोर स्थान पर बिना कोई शोर किए प्रहार करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक शिकारी सांप की हर हरकत को देखकर अंत में उसकी गर्दन पर निशाना लगाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाता दिखे, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत होकर उसका विश्लेषण करो। वो किस बात से घमंडी है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या वह दूसरों की तारीफ का भूखा है? क्या वह जल्दी क्रोधित हो जाता है?
क्या वह किसी बात को लेकर असुरक्षित है? जब तुम इन बातों को जान लोगे तब तुम उसके शब्दों और कामों से प्रभावित नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे पास एक योजना होगी उसे उसके ही भीतर से तोड़ने की। कोई भी शत्रु स्थायी नहीं होता अगर तुम उसकी कमजोरियों को समझ लो और उनसे खेलना सीख जाओ। तुम लड़ोगे नहीं, तुम बस उस कमजोर कड़ी को धीरे धीरे हवा दोगे और अंततः वह व्यक्ति खुद ही उस कमजोरी के कारण ध्वस्त हो जाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब राजा धननंद उनके और चंद्रगुप्त के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था, तब उन्होंने धननंद की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका अभिमान और अपनी शक्ति का दुरुपयोग को ही उसका विनाश बना दिया। चाणक्य ने धननंद को कभी सीधे ललकारा नहीं, बल्कि उसकी जनता को शिक्षित किया, उसे उसके ही विरुद्ध खड़ा किया। धीरे धीरे धननंद अपने अहंकार में डूबता गया और जब उसकी शक्ति की नींव हिल चुकी थी, तब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उसे बिना बड़ी लड़ाई के परास्त कर दिया। उन्होंने युद्ध जीतने से पहले ही युद्ध का कारण समाप्त कर दिया था, और यही होती है सच्ची चाणक्य नीति। नीति 3, दुश्मन को हराने का सबसे प्रभावशाली उपाय यह है कि उसके घमंड को उसके ही सामने बिखेर दो, लेकिन बिना एक शब्द बोले। उसे वहां पराजित करो जहां वह सबसे अधिक शक्तिशाली समझता है, ताकि उसकी आत्मा ही उसका साथ छोड़ दे। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई शत्रु बार बार तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, बार बार खुद को श्रेष्ठ और तुम्हें तुच्छ सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति से बहस करना या उसे तर्कों से हराने की कोशिश करना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति अपने बनाए हुए सिंहासन पर बैठकर दुनिया को नीचे देखता है, पर उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि उसकी नींव खोखली है। तुम्हारा कार्य है उसके बनाए हुए सिंहासन की नींव को हिलाना, न कि उसके साथ शब्दों में युद्ध करना। एक शत्रु को तब सबसे गहरी चोट पहुंचती है जब वह अपने ही सबसे गर्व वाले क्षेत्र में स्वयं को असफल और अपमानित पाता है। और यही रणनीति चाणक्य की सबसे धारदार नीति है, शत्रु को उसकी ही शक्ति के क्षेत्र में बिना शोर किए उसकी ही नजरों में गिरा देना। ऐसा पराजय उसे बाहरी नहीं बल्कि भीतर से तोड़ देती है, जिससे वह दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाता। यदि आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पहचानिए जो बार बार अपने आप को आपसे ऊपर सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति चाहे आपके परिवार में हो, कार्यक्षेत्र में हो या समाज में, उसे जवाब देने की बजाय चुपचाप अपने काम को उसी क्षेत्र में इतना परिपूर्ण कर दीजिए कि वही लोग जो पहले उसके गुणगान करते थे अब आपकी तरफ देखने लगे। ध्यान रहे, यह कार्य आक्रोश से नहीं, आत्मसंयम और निरंतर अभ्यास से होता है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं कार्यों से दुनिया जीती जाती है। जब आपका कर्म उसकी बातों से बड़ा हो जाएगा, तब वह व्यक्ति स्वयं समाज की नजरों में छोटा हो जाएगा। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि आपने एक शब्द भी नहीं कहा होगा, पर उसका घमंड, उसका भ्रम और उसका वर्चस्व सब ढह चुका होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब तक्षशिला के गुरुओं ने उन्हें तुच्छ और अस्वीकार्य घोषित कर दिया, तब उन्होंने कोई विवाद नहीं किया। उन्होंने न चिल्लाया न बहस की, बल्कि उन्होंने नालंदा और तक्षशिला के बाहर एक नई पाठशाला की स्थापना की और ऐसे विचार, ऐसी रणनीतियां और ऐसी नीतियां सिखाईं जो समय से पहले की थीं। परिणाम स्वरूप वही छात्र जो पहले उनके विरोधी विचारों के थे, उनके शिष्य बनने लगे। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि तक्षशिला के गुरु स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चाणक्य के शिष्य बनना चाहते थे। यह थी उनकी विजय, न कोई शस्त्र न कोई शब्द, केवल कर्म, ज्ञान और धैर्य से शत्रु को उसी की भूमि पर परास्त कर देना। नीति 4, अगर तुम अपने शत्रु को बिना लड़े हराना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके मन में यह भर दो कि तुम उसका कोई खतरा ही नहीं हो, और जब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए, तब उसकी सबसे मूल्यवान चीज को चुपचाप उससे छीन लो, चाहे वो उसका विश्वास हो, उसका प्रभाव हो या उसका समर्थन। इस नीति का अर्थ यह है कि जब किसी दुश्मन को खुला संघर्ष दिखाई नहीं देता, तो वह निश्चिंत हो जाता है और अपनी रक्षा के सारे उपाय धीरे धीरे छोड़ देता है। यही वह समय होता है
जब तुम्हें सबसे बड़ा वार करना होता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो शत्रु को पहले मानसिक रूप से निःशंक कर दे, ताकि वह किसी खतरे की कल्पना भी न कर सके। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अपने दुश्मन को कभी यह महसूस न होने दो कि तुम उसके खिलाफ कोई योजना बना रहे हो। उसे सामान्य व्यवहार दिखाओ, उससे दूरी बनाए रखो, लेकिन मुस्कुराते रहो। उसकी तारीफ भी कर दो, कभी कभी उससे सहमति भी जताओ, ताकि उसे यह लगे कि तुम उससे न तो नाराज हो न ही कोई खतरा हो, और इसी भ्रम में वह तुम्हारी उपेक्षा करने लगेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा, उसकी लापरवाही। और जब वह सबसे कमजोर मानसिक अवस्था में होगा, तब तुम्हें उसके सबसे करीबी समर्थकों का विश्वास जीतना है, उसके प्रभाव को खुद खींचना है और धीरे धीरे उसका सामाजिक आधार खत्म करना है। जब वह यह देखेगा कि जिन लोगों से वह शक्ति पाता था वे अब तुम्हारे साथ हैं, तब वह लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई कब शुरू हुई और कब वह हार गया। चाणक्य उदाहरण देते हैं जब उन्होंने पाटलिपुत्र में अपने शत्रु अमात्य राक्षस को परास्त करने के लिए सीधे कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने अमात्य के साथ सामान्य व्यवहार किया, उसके विचारों की तारीफ भी की और उसे बार बार यह यकीन दिलाया कि वो सत्ता से दूर रहकर अब तटस्थ हैं। अमात्य यह मान बैठा कि चाणक्य अब कोई खतरा नहीं है। इसी बीच चाणक्य ने अमात्य के ही सबसे भरोसेमंद साथियों को अपनी ओर कर लिया और उन्हें धीरे धीरे उससे अलग कर दिया। जब अमात्य को सच का पता चला, तब तक वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। उसके सैनिक उसका साथ छोड़ चुके थे, उसके सलाहकार उसे दगा दे चुके थे और उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था। चाणक्य ने बिना तलवार उठाए, बिना कोई धमकी दिए उसे परास्त कर दिया। और यही होती है असली नीति की जीत। नीति 5। शत्रु को नष्ट करने का सबसे सटीक तरीका यह है कि उसके सबसे करीबी विश्वास पात्र को अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि जब उसका अपना ही आदमी उसके खिलाफ हो जाए, तब उसे पराजित करने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, वह भीतर से ही टूट जाता है। इस नीति का अर्थ यह है कि हर शक्तिशाली शत्रु की सफलता के पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसकी योजनाओं को पूरा करने में उसकी मदद करता है। वो उसका सहयोगी, सलाहकार, मित्र या परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप सीधे शत्रु से लड़ेंगे तो वह अपनी पूरी ताकत से सामने आएगा, लेकिन यदि आप उसकी सेना के भीतर उसके ही भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी नीति से प्रभावित कर दें तो वही व्यक्ति शत्रु के अंत का कारण बन सकता है। यह रणनीति एक बाहरी हमले की नहीं, बल्कि एक अंदरूनी विद्रोह की होती है, जहां दुश्मन को बाहर से कोई वार नहीं दिखता, लेकिन अंदर से उसकी दीवारें गिरने लगती हैं। चाणक्य मानते थे कि सबसे बड़ी विजय तब होती है जब शत्रु को यह भी न पता चले कि उसकी हार की शुरुआत कहां से हुई, और जब उसे एहसास होता है तब तक वह बहुत देर हो चुकी होती है। यदि आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अपने दुश्मन के सीधी टक्कर में आने की बजाय उसके सबसे करीबी लोगों से संबंध बनाना शुरू कर दीजिए। यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन धीरे धीरे यदि आप उसके उन लोगों के साथ संवाद और विश्वास का रिश्ता बना पाएं, तो वही लोग आपके लिए शत्रु की कमजोरियां उजागर करेंगे, उसके अंदर की बातें आपको बताएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब वही लोग उसे छोड़कर आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। यह जीत शक्ति से नहीं, बुद्धि से संभव होती है। आपको सच्चा, भरोसेमंद और चतुर बनकर यह दर्शाना होगा कि आप उनके लिए ज्यादा सुरक्षित और समझदार विकल्प हैं। जैसे ही शत्रु का अपना ही व्यक्ति उसकी नीतियों से असहमत होकर आपके साथ आ जाए, समझ लीजिए कि युद्ध का 80% भाग आप पहले ही जीत चुके हैं। चाणक्य का यह उदाहरण सबसे प्रसिद्ध है जब उन्होंने नंद वंश को समाप्त करने के लिए उसके अंदर ही भीतरघात की नींव रखी। उन्होंने धननंद के दरबार में मौजूद कुछ मंत्रियों और सेनापतियों को धीरे धीरे अपने विचारों और रणनीतियों से प्रभावित किया। उन्होंने न उन्हें खरीदा, न डराकर अपने पक्ष में किया, बल्कि समय के साथ उन्हें यह एहसास दिलाया कि नंद वंश का पतन निश्चित है और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही स्थिरता आ सकती है। जैसे जैसे धननंद के विश्वास पात्र लोग
चाणक्य के विचारों की ओर आकर्षित हुए, वैसे वैसे नंद वंश भीतर से कमजोर होता गया। अंततः युद्ध की नौबत तो आई, लेकिन तब तक धननंद की शक्ति केवल नाम मात्र रह गई थी। चाणक्य ने अपने दुश्मन को उसके सबसे करीबी लोगों के जरिए ही पराजित कर दिया था, और यही होती है नीति की चरम सीमा। नीति 6, यदि तुम अपने दुश्मन को बिना युद्ध किए मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी योजनाओं का पूर्वाभास करना सीखो और उससे एक कदम आगे चलते हुए उसकी हर चाल को विफल कर दो, ताकि वह बार बार असफल होकर स्वयं को ही शक करने लगे और अंततः आत्मविश्वास खो बैठे। इस नीति का अर्थ यह है कि किसी भी युद्ध से बड़ी विजय तब होती है जब दुश्मन को लड़ने से पहले ही उसकी हार का एहसास हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि एक महान रणनीतिकार वही होता है जो शत्रु की सोच को पढ़ लेता है, उसकी अगली चाल को पहले ही समझ लेता है और उसके अनुसार पहले से तैयारी कर लेता है। जब शत्रु हर बार कोई योजना बनाता है और वह योजना बार बार असफल होती जाती है तो वह अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए है, उसे लगता है कि उसकी चालें अब काम नहीं कर रही, और यही असफलता धीरे धीरे उसका आत्मबल खत्म कर देती है। वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, वह खुद से डरने लगता है, और सबसे बड़ी बात, वह भविष्य की योजना बनाने से पहले ही हार मान लेता है। यही होती है बिना युद्ध की सबसे बड़ी जीत, जब शत्रु अपने ही दिमाग में हार जाता है। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दुश्मन को समझने की कला सीखनी होगी। उसके स्वभाव, उसकी चालों, उसके व्यवहार और उसकी सोच को पढ़ना होगा। वह किन बातों पर प्रतिक्रिया देता है, वह किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेता है, वह क्या सोचता है, ये सारी बातें आपको उसके हर कदम को अनुमानित करने में मदद करेंगी। इसके बाद जब वह कोई योजना बनाए तो आप उससे पहले ही उस पर कार्य कर दें या उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें कि उसकी योजना खुद बिखर जाए। जब यह बार बार होगा तो वह आपके खिलाफ कुछ करने से पहले ही घबरा जाएगा और उसका आत्मविश्वास हर असफल प्रयास के साथ खत्म होता चला जाएगा। ये काम बहुत धैर्य, अवलोकन और चुप्पी से होता है, बोलकर नहीं, देखकर और समझकर। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही शत्रु विचलित होगा। चाणक्य ने इस नीति को चंद्रगुप्त के जीवन में अनेक बार अपनाया। जब मगध के शासक धननंद को लगा कि कोई उसके खिलाफ योजना बना रहा है तो उसने कई जासूस भेजे और कई फौजी चालें चली, पर चाणक्य हर बार उसकी योजना से एक कदम आगे थे। उन्होंने धननंद की हर योजना को पहले ही पढ़ लिया और उसका उत्तर पहले से तय कर रखा। हर बार जब धननंद ने कुछ करने की कोशिश की तो चाणक्य ने उसे असफल कर दिया। कुछ समय बाद धननंद को लगने लगा कि चाणक्य को उसकी हर बात पहले से पता चल जाती है, और यही डर धीरे धीरे उसके मन को खोखला करने लगा। वह निर्णय लेने में हिचकिचाने लगा, उसे अपने मंत्रियों और सैनिकों पर संदेह होने लगा, और इसी आंतरिक भ्रम में उसकी सत्ता बिखरने लगी। चाणक्य ने कोई तलवार नहीं चलाई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को इस हद तक तोड़ दिया कि वह हार मानने पर मजबूर हो गया। यही थी नीति से प्राप्त की गई सच्ची विजय। नीति 7, अगर तुम अपने शत्रु को बिना लड़े मिटाना चाहते हो तो उसकी महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा दो कि वह लालच में अंधा होकर अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ने लगे, और फिर वही टूटी हुई मर्यादाएं उसके पतन का कारण बन जाए। इस नीति का अर्थ यह है कि हर शत्रु के भीतर एक भूख छुपी होती है। किसी को सत्ता चाहिए, किसी को सम्मान, किसी को धन और किसी को नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम उस भूख को पहचान लो और उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो वह व्यक्ति खुद ही अपनी सीमाओं को लांघने लगेगा। जब कोई व्यक्ति अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह नीति, धर्म और मर्यादा की रेखाएं पार कर देता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी हार की जड़ उसी लालच में है जिसे वह अपनी ताकत समझ रहा है। उसे लगता है कि वह और पा सकता है और जीत सकता है, लेकिन असल में वह अपने ही बनाए ढांचे को तोड़ रहा होता है। चाणक्य इस नीति को विनाशकाले विपरीत बुद्धि का जन्म स्थल मानते हैं। जब बुद्धि लालच के हाथों बिक जाती है तब विनाश सुनिश्चित होता है। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दुश्मन की उस इच्छा को पहचानो
जो उसे सबसे ज्यादा उत्तेजित करती है, चाहे वह पद हो, प्रसिद्धि हो या संपत्ति। फिर उसे धीरे धीरे उस दिशा में उकसाओ, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दो और उसे यह महसूस कराओ कि वह और भी आगे बढ़ सकता है। जब वह इस भ्रम में आ जाएगा कि वह अजेय है और सब कुछ पा सकता है, तब वह उन सीमाओं को पार करेगा जिन्हें वह खुद कभी नहीं लांघता। ऐसा मत करो कि तुम उस पर झूठे आरोप लगाओ या खुले तौर पर उसकी आलोचना करो, बल्कि यह देखो कि उसके जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो नैतिक रूप से संदिग्ध हैं, और उन्हीं बातों को धीरे धीरे ऐसे स्थानों पर उजागर करो जहां लोग निर्णय करते हैं। जब लोगों का विश्वास उस व्यक्ति से हटने लगता है, जब उसकी इज्जत सवालों के घेरे में आने लगती है, तब वह सबसे अधिक असहाय होता है। उसे फिर न सत्ता बचा सकती है, न धन और न ही बल, क्योंकि उसका सामाजिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर आप इस नीति को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शत्रु की कमजोर छवियों को पहचानिए। वह कौन से कर्म करता है जो समाज की दृष्टि में अनुचित हैं, वह किन बातों को छिपाता है और किन बातों का दिखावा करता है। फिर धीरे धीरे बहुत ही संयम से ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा कीजिए जहां वे बातें लोगों तक स्वयं पहुंचे। कभी एक बात किसी को बताइए, कभी एक उदाहरण साझा कीजिए और हमेशा खुद को तटस्थ और सच्चे पक्ष में रखिए। इससे आप पर कोई शक नहीं आएगा और लोग स्वतः ही उस व्यक्ति की वास्तविकता को पहचानने लगेंगे। जब लोग उसका साथ छोड़ने लगेंगे, तब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा, और जब उसके आसपास कोई विश्वास करने वाला नहीं बचेगा, तो वह खुद ही सामाजिक रूप से टूट जाएगा। यही वह क्षण होता है जब बिना लड़े, बिना आरोप लगाए, केवल समाज की दृष्टि से ही शत्रु परास्त हो जाता है। चाणक्य ने यह नीति उस समय अपनाई जब उन्हें मगध की सभा में स्वयं को स्थापित करना था, और वहां पहले से मौजूद कई विद्वान और मंत्री उनके विरोधी थे। चाणक्य ने उनमें से एक मुख्य विरोधी आचार्य सुखदेव, जो स्वयं को अत्यंत ज्ञानी और नीतिज्ञ मानते थे, की छवि पर वार नहीं किया, बल्कि उनके भीतर छुपी हुई वास्तविकताओं को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने उनके कुछ निर्णयों का उदाहरण देकर छात्रों के बीच चर्चा शुरू की। फिर उन्हीं छात्रों ने जब सभा में सवाल उठाए, तो आचार्य सुखदेव की छवि धीरे धीरे गिरने लगी। चाणक्य ने कभी किसी से नहीं कहा कि वह गलत हैं, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठता, विनम्रता और तटस्थ व्यवहार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और धीरे धीरे सभी ने उन्हें ही सच्चा मार्गदर्शक मानना शुरू कर दिया। आचार्य सुखदेव को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी छवि स्वयं उनके व्यवहार और चाणक्य की चुपचाप नीति के सामने नष्ट हो चुकी थी। यही थी एक शत्रु को उसकी छवि के माध्यम से परास्त करने की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली नीति। नीति 9, यदि तुम अपने शत्रु को बिना हाथ उठाए खत्म करना चाहते हो, तो उसे ऐसी परिस्थिति में धकेल दो जहां उसे बार बार खुद को सही सिद्ध करना पड़े, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार सफाई देता है, तो समाज धीरे धीरे उसके सत्य पर भी संदेह करने लगता है, और वह व्यक्ति अंततः थककर चुप हो जाता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति को बार बार अपने बचाव में बोलना पड़े, बार बार लोगों को यह बताना पड़े कि वह निर्दोष है, सही है या ईमानदार है, तो वह सामाजिक स्तर पर कमजोर हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि समाज में किसी की छवि मजबूत तब तक रहती है जब तक वह बोलने से अधिक अपने आचरण से प्रतिष्ठा बनाए रखता है, लेकिन जब किसी को बार बार सफाई देनी पड़े, तो उसकी प्रतिष्ठा का क्षरण आरंभ हो जाता है। यह एक बहुत सूक्ष्म युद्ध है, जहां शत्रु को यह एहसास भी नहीं होता कि वह धीरे धीरे थक रहा है, टूट रहा है। उसे लगता है कि वह खुद को साबित कर रहा है, लेकिन लोग उस पर विश्वास करने के बजाय उस पर शक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बार बार दी गई सफाई अंततः अपराध का आभास कराने लगती है। चाणक्य इस मानसिक पराजय को सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे, क्योंकि यह बिना युद्ध के शत्रु की आत्मा को ही मार देता है। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो किसी शत्रु पर सीधे आरोप न लगाएं, बल्कि उसके कार्यों में ही इतने प्रश्न चिन्ह पैदा कर दें कि वह स्वयं सफाई देने पर मजबूर हो जाए। उसके शब्दों, उसके निर्णयों और उसके इरादों पर
धीरे धीरे ऐसे सवाल उठाएं जिन्हें आप खुद भी स्पष्ट रूप से आरोप नहीं कहेंगे, लेकिन वे इतने तीखे होंगे कि वह व्यक्ति हर जगह खुद को सही ठहराने की कोशिश करेगा। उसे कोई झूठा साबित नहीं करेगा, लेकिन उसके चारों ओर इतना भ्रम फैल जाएगा कि उसका हर कदम, हर वक्तव्य, हर कार्य संदेह के घेरे में आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी नीयत और निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो अंततः समाज उस पर से विश्वास खो देता है और वह व्यक्ति हारे हुए योद्धा की तरह चुप हो जाता है। यही वह समय होता है जब आपने उसे पराजित कर दिया होता है, बिना कोई हथियार उठाए। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग उस समय किया जब उन्हें चंद्रगुप्त को सत्ता में लाने के लिए कई प्रभावशाली दरबारियों का विरोध झेलना पड़ा। उन दरबारियों में से एक महापंडित कात्यायन, जो स्वयं को सत्य और धर्म का प्रतीक मानता था, चाणक्य के हर प्रयास का विरोध करता था। चाणक्य ने उसके ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसकी हर बात में ऐसे प्रश्न खड़े किए कि कात्यायन को हर सभा में अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ी। चाणक्य ने बस कुछ वाक्य कहे, क्या यह निर्णय धर्मसंगत है? क्या सभी वर्गों का इसमें भला हुआ? क्या इसमें कोई निजी हित तो नहीं जुड़ा? और धीरे धीरे दरबार में लोग कात्यायन की हर बात पर सवाल उठाने लगे। कात्यायन को अपनी सच्चाई सिद्ध करने में इतना समय और ऊर्जा लगने लगी कि वह नए निर्णय लेना ही छोड़ बैठा। उसकी बोलने की शक्ति छिन गई, उसका आत्मबल टूट गया और अंततः वह स्वयं ही चुप होकर दरबार से दूर हो गया। चाणक्य ने बिना एक भी आरोप लगाए, बिना क्रोध या संघर्ष के उसे सत्ता से हटा दिया। यही होती है नीति की सबसे सूक्ष्म और स्थायी विजय। नीति 10। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े समाप्त करना चाहते हो, तो उसके भीतर ऐसी असुरक्षा पैदा कर दो कि वह हर अपने को भी पराया समझने लगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति हर किसी पर शक करने लगे, तो वह अपने ही बनाए हुए संबंधों को नष्ट कर देता है और अंततः अकेला रह जाता है, और जो अकेला हो जाता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। इस नीति का अर्थ यह है कि शक्ति, प्रभाव और सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि संबंधों, भरोसे और मानसिक स्थिरता पर भी आधारित होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके आसपास के लोग होते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके निर्णयों का पालन करते हैं और उसकी योजनाओं में साथ देते हैं। परंतु यदि उस व्यक्ति के मन में यह बीज डाल दिया जाए कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं, तो वह धीरे धीरे हर किसी से डरने लगता है, हर चेहरे में धोखा देखता है और हर बात में षड्यंत्र का आभास करता है। यह मानसिक स्थिति उसकी सोच को दूषित कर देती है। वह विश्वास करना बंद कर देता है और किसी के भी साथ गहरा संबंध नहीं रख पाता। नतीजा यह होता है कि वह अपने ही लोगों को दूर कर देता है, अपने समर्थकों को खो देता है और अंततः अकेले खड़ा रह जाता है, जहां कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। यदि आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो अपने शत्रु के आसपास मौजूद लोगों के बीच विश्वास की डोर को बहुत सूक्ष्मता से हिलाना होगा। आप सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन बार बार ऐसे संकेत देंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे शत्रु को यह लगने लगे कि उसके अपने लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे या उसके पीछे कुछ और सोचते हैं। आप बातचीत में संदिग्ध बातें छोड़ सकते हैं, हल्के तंज कर सकते हैं या किसी का नाम लेकर कह सकते हैं कि उसने भी कुछ अजीब कहा था तुम्हारे बारे में। यह धीरे धीरे उसके भीतर डर और असुरक्षा का जहर घोल देगा। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, वह खुद अपने लोगों से दूर होता चला जाएगा और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति खो देगा। फिर चाहे वह कितना भी बाहरी रूप से शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंदर से वह टूट चुका होगा। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग धननंद के दरबार में उस समय किया जब राजा को अपने मंत्रियों और सैनिकों पर पूरा विश्वास था। चाणक्य ने खुलेआम कुछ नहीं किया, लेकिन अपने शब्दों और चुपचाप की गई रणनीति से यह बीज बो दिया कि दरबार में कुछ लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जगहों पर बात फैलाई, कुछ संकेतों में संदेह पैदा किया और धीरे धीरे धननंद को यह महसूस होने लगा कि उसके ही लोग उसकी पीठ पीछे कुछ और सोचते हैं। परिणाम स्वरूप धननंद ने अपने ही भरोसेमंद मंत्रियों को बदलना शुरू कर दिया।
सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया और हर किसी पर नजर रखने लगा। यह भय उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगा। वह एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा और उसकी यही असुरक्षा अंततः उसकी सत्ता के अंत का कारण बनी। चाणक्य ने उसे अकेला कर दिया था और यही अकेलापन उसके पतन की शुरुआत बन गया। नीति 11। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े समाप्त करना चाहते हो तो उसे ऐसी परिस्थितियों में बार बार डालो जहां उसे बार बार निर्णय लेना पड़े और हर निर्णय के बाद उसे लगे कि उसने कुछ खो दिया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही निर्णयों से थक जाता है तो वह अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगता है और यही मानसिक थकावट अंततः उसके पतन का कारण बनती है। इस नीति का अर्थ यह है कि निर्णय लेना शक्ति की निशानी मानी जाती है, लेकिन बार बार ऐसे निर्णय लेना जो मन को उलझन में डाल दें, आत्मविश्वास को हिला दें और परिणाम स्वरूप आलोचना की आग में झोंक दें, वह व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से थकने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई शत्रु लगातार द्वंद्व की स्थिति में डाला जाए, जब हर निर्णय के पीछे संदेह और हर कदम के पीछे प्रश्न चिन्ह हो, तो वह अपने ही विवेक पर भरोसा खो देता है। यही मानसिक अस्थिरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह सोचने लगता है कि क्या वह सही है, क्या वह नेतृत्व करने लायक है और क्या उसके फैसलों से किसी को लाभ मिल रहा है। यह आंतरिक संदेह धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से अपंग बना देता है और वह अपने ही निर्णयों से इतना डरने लगता है कि अंततः निर्णय लेना ही छोड़ देता है। और जो निर्णय लेना छोड़ देता है उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अपने शत्रु को प्रत्यक्ष रूप से पराजित करने की बजाय उसे बार बार ऐसे हालात में लाने की रणनीति अपनाइए जहां उसे निर्णय लेना पड़े, वो भी ऐसे निर्णय जिनके दोनों विकल्पों में से कोई भी पूर्णतः सही ना हो। उसे ऐसी स्थिति में डालिए जहां हर रास्ता जोखिम भरा लगे, जहां हर कदम के पीछे आलोचना की संभावना हो। इससे वह धीरे धीरे भयभीत हो जाएगा, हर निर्णय में असमंजस से घिर जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह निर्णय लेना ही टालने लगेगा। ऐसे समय में आप उसका स्थान ले सकते हैं या उसके नीचे खड़े लोग ही उसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता होती है और जब नेता ही असमर्थ हो तो उसे छोड़ना स्वाभाविक है। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग तब किया जब उन्होंने नंद वंश के अधिकारियों और सेनापतियों के सामने ऐसे प्रश्न और संकट पैदा किए जिनमें स्पष्ट समाधान नहीं थे। कभी कर संग्रहण को लेकर विद्रोह भड़काया, कभी सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाई, कभी जनसमर्थन के नाम पर आंदोलन खड़ा किया। इन सभी परिस्थितियों में नंद वंश के अधिकारियों को बार बार निर्णय लेना पड़ा, कभी कठोर कभी नरम, और हर निर्णय का कोई न कोई वर्ग विरोध करता रहा। कुछ समय बाद वे अधिकारी मानसिक रूप से टूटने लगे, आपस में ही मतभेद बढ़ने लगे और स्वयं राजा भी इन निर्णयों से असहज होकर चुपचाप रहने लगे। जब सत्ता का शीर्ष ही निर्णय शक्ति खो बैठता है तो नीचे की व्यवस्था अपने आप बिखर जाती है। चाणक्य ने बिना तलवार उठाए केवल निर्णयों की दिशा में उलझाव पैदा करके शत्रु को मानसिक रूप से पराजित कर दिया, और यही होती है मस्तिष्क से जीती गई सबसे गहरी लड़ाई। नीति 12। यदि तुम अपने शत्रु को बिना कोई हिंसा किए समाप्त करना चाहते हो तो उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दो जहां वह अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ से दबने लगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत ऊपर समझने लगता है और निरंतर ऊंचाइयों की ओर भागता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह स्वयं अपनी ऊंचाई से गिर जाता है, और ऐसी गिरावट उसे पूरी तरह तोड़ देती है। इस नीति का अर्थ यह है कि महत्वाकांक्षा किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब वह संतुलन से बाहर होकर अत्यधिक हो जाए तो वही महत्वाकांक्षा विनाश का कारण बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु अत्यधिक लालची और महत्वाकांक्षी है तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे और बढ़ावा दो ताकि वह अपनी सीमा पार करने लगे। जब कोई व्यक्ति बिना सोच विचार के केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अंधा होकर दौड़ता है तो वह उन बुनियादी बातों की अनदेखी करता है जो उसे स्थिर और संतुलित बनाए रखती हैं।
वह रिश्ते भूल जाता है, नियम तोड़ता है, लोगों को कुचलता है और एक ऐसा संसार बना लेता है जहां सिर्फ वही सर्वोपरि होता है। लेकिन जब जड़ें कमजोर होती हैं तो पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक हल्की आंधी भी उसे गिरा देती है। यह वही स्थिति होती है जब शत्रु खुद अपने ही बोझ से गिरता है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। इस नीति को अपनाने के लिए अपने शत्रु की उस दिशा को पहचानो जहां वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। उसे वही रास्ता दिखाओ, उसकी प्रशंसा करो, उसे अवसर दो और बार बार उसे यह एहसास दिलाओ कि वह और ऊंचा उड़ सकता है। ऐसा करते हुए उसे यह महसूस कराओ कि वह अजेय है और उसे कोई रोक नहीं सकता। यह मानसिक स्थिति उसके भीतर एक ऐसा दंभ पैदा करेगी जहां वह किसी की नहीं सुनेगा, सलाहों की अनदेखी करेगा और एकल निर्णयों में विश्वास रखेगा। जैसे जैसे वह ऊंचा जाएगा, उसके आसपास के लोग उससे कटते जाएंगे और उसका ताना बाना कमजोर होने लगेगा। जब वह अपने ही बनाए हुए आकाश में उड़ते उड़ते जड़ों से टूट जाएगा, तब तुम उसे गिराने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि वह खुद ही अपने अंत की पटकथा लिख चुका होगा। चाणक्य ने यह नीति राजा धननंद के छोटे भाई से संबंधित एक रणनीति में अपनाई थी। उस भाई में भी सत्ता पाने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वह शुरुआत में शांत और संयमी था। चाणक्य ने उसे धीरे धीरे यह समझाना शुरू किया कि वह अपने भाई से कहीं अधिक योग्य है, उसके निर्णय बेहतर हैं और जन समर्थन उस तक आसानी से आ सकता है। नीति 13। यदि तुम अपने शत्रु को बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के समाप्त करना चाहते हो, तो उसकी सबसे करीबी सलाहों और सहयोगियों पर प्रभाव डालो और उन्हें इस प्रकार मोड़ दो कि वे या तो उसे गलत सलाह दें या समय आने पर उसका साथ छोड़ दें। क्योंकि जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अपने ही लोग उसे छोड़ने लगते हैं, तो वह सबसे पहले मानसिक रूप से टूटता है और फिर धीरे धीरे उसकी सत्ता भी बिखर जाती है। इस नीति का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति उसके पास मौजूद संसाधन नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग होते हैं। वे सलाहकार, मित्र और सहयोगी जो हर निर्णय में साथ देते हैं, उसकी छवि बनाते हैं और कठिन समय में उसका संबल बनते हैं। यदि इन लोगों का विश्वास डगमगाने लगे या वे जानबूझकर गलत सलाह देने लगे, तो वह व्यक्ति बाहर से जितना भी सशक्त क्यों न दिखे, अंदर से खोखला हो जाता है। चाणक्य मानते हैं कि यदि शत्रु को सीधे परास्त करना कठिन हो, तो उसके सबसे नजदीकी लोगों के हृदय में संदेह, ईर्ष्या या असंतोष का बीज बो दो। जब वही लोग धीरे धीरे उसकी नीतियों से कटने लगेंगे या उसके खिलाफ अवसर ढूंढने लगेंगे, तो वह शत्रु अकेला रह जाएगा। उस स्थिति में उसकी रणनीतियां भी असफल होने लगती हैं, क्योंकि वे जिन पर आधारित होती हैं, वे ही उसे गलत दिशा में ले जाने लगते हैं। यह पराजय भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैल जाती है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले शत्रु के उन लोगों को पहचानना आवश्यक है जो उसके सबसे करीबी हैं। वे जिनकी बात वह सुनता है, जिन पर वह सबसे अधिक विश्वास करता है। फिर उन लोगों के भीतर धीरे धीरे ऐसे विचार बोने होंगे जो उनके मन में भ्रम या लालच पैदा करें। कभी किसी को अधिक महत्व देने का नाटक करो, कभी किसी के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाओ और कभी किसी के अधिकार को चुनौती देने वाली स्थिति बनाओ। लेकिन यह सब पर्दे के पीछे बहुत चुपचाप और योजना के अनुसार होना चाहिए। ऐसा करने से वे लोग या तो भ्रमित होकर गलत निर्णय देंगे या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शत्रु को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। अंततः जब वही लोग उसे छोड़ देंगे जिन पर वह सबसे अधिक निर्भर करता था, तो उसकी नींव ही हिल जाएगी और उसका पतन निश्चित हो जाएगा। चाणक्य ने इस नीति को उस समय अपनाया जब उन्होंने नंद वंश के प्रमुख सेनापति और एक प्रभावशाली मंत्री के बीच अहं की दीवार खड़ी कर दी। चाणक्य ने एक को यह महसूस कराया कि दूसरा उसका महत्व कम कर रहा है और दूसरे को यह बताया कि पहला उसकी योजनाओं को असफल कर रहा है। दोनों के बीच ऐसा संदेह और द्वंद्व पैदा हुआ कि वे एक दूसरे से बचने लगे, बातों को छुपाने लगे और अंततः गलत निर्णयों की श्रृंखला शुरू हो गई। धननंद को यह सब समझ ही नहीं आया, क्योंकि बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी शक्ति का आधार हिल चुका था। जब युद्ध की स्थिति आई
तो यही सहयोगी एक दूसरे के निर्णयों को नकारने लगे और परिणाम स्वरूप पूरी सेना बिखर गई। चाणक्य ने न तो किसी से युद्ध किया, न किसी को धमकाया। उन्होंने केवल शत्रु के विश्वास के स्तंभों को गिरा दिया और शत्रु स्वयं अपने ही लोगों की पीठ में छुरा खाकर समाप्त हो गया। नीति 14। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े समाप्त करना चाहते हो तो उसकी योजनाओं को क्रियान्वयन से पहले ही इतना जटिल बना दो कि वह स्वयं ही अपने ही विचारों के जाल में उलझ कर ठहर जाए। इस नीति को अपनाने के लिए अपने शत्रु की योजनाओं और विचारों में इस प्रकार घुसपैठ करो कि वे बहुत जटिल और भारी बन जाएं। जब भी वह कोई योजना बनाए तो उसमें कुछ ऐसे सुझाव जोड़ दो, कुछ ऐसे विचार बीच में लाओ जो उसे बेहतर तो लगें लेकिन असल में उसकी प्रक्रिया को और लंबा बना दें। उसका ध्यान बार बार मुख्य उद्देश्य से हटाओ, उसे ऐसे निर्णयों में उलझाओ जो पहले जरूरी नहीं थे लेकिन अब जरूरी लगने लगे हैं। जैसे जैसे उसकी योजना विस्तृत होती जाएगी वह अपने ही बनाए ढांचे में उलझता चला जाएगा और एक दिन वह खुद ही इस भ्रम में पड़ जाएगा कि योजना को लागू करे या नहीं। और जब कोई योद्धा लड़ाई शुरू करने से पहले ही निर्णय न ले पाए तो उसकी हार उसी समय लिख दी जाती है। चाणक्य ने यह नीति तब अपनाई जब धननंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ एक गुप्त रणनीति तैयार की थी। यह योजना शुरू में सीधी थी, गुप्तचरों को भेजना, सैनिकों को सुसज्जित करना और विद्रोह को कुचलना। लेकिन चाणक्य ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से दरबार में ऐसे सुझाव फैलाए कि उस योजना में नए नए संशोधन होने लगे। किसी ने कहा गुप्तचर पहले व्यापारियों के भेष में भेजे जाएं, किसी ने कहा सैनिकों को 2 टुकड़ियों में बांटा जाए, किसी ने यह राय दी कि पहले जनता के बीच एक घोषणा की जाए। धननंद हर बार योजना में बदलाव करता गया, हर कदम को और विस्तृत करता गया और अंततः योजना इतनी बड़ी हो गई कि उसे लागू करने के लिए महीनों लग जाते। इसी बीच चाणक्य ने अपने सैनिकों के साथ विद्रोह कर दिया और धननंद अपनी अधूरी योजना के कागजों में ही उलझा रह गया। उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से हार मान ली थी क्योंकि चाणक्य ने उसकी योजना को ही उसका जाल बना दिया था। नीति 15। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए पराजित करना चाहते हो तो उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे ऐसा चोट पहुंचाओ कि वह बाहर से सामान्य दिखे पर अंदर ही अंदर जलता रहे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का स्वाभिमान ही टूटने लगे तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति बाहरी पराजय से पहले ही भीतर से मर जाता है। इस नीति का अर्थ यह है कि हर प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति के भीतर एक गहरा आत्मसम्मान छिपा होता है जो उसे निर्णय लेने, लोगों का नेतृत्व करने और अपनी छवि को बनाए रखने की ताकत देता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप उस आत्मसम्मान पर धीरे धीरे चोट करते रहो, उसका अपमान सीधे न करके बहुत सूक्ष्म तरीकों से उसे यह महसूस कराओ कि उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उसकी उपस्थिति से कोई प्रभावित नहीं होता या उसका महत्व पहले जैसा नहीं रहा, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। ये छोटी छोटी चोटें समय के साथ उसे अंदर से खा जाती हैं। वह दिखावे में भले ही मुस्कुराता रहे, अपने लोगों के बीच ताकतवर बना रहे, लेकिन अकेले में उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जब आत्मा ही थक जाए तो शरीर की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कभी भी अपने शत्रु से प्रत्यक्ष टकराव मत करो, बल्कि उसके सम्मान की नींव को हिलाने वाले संकेत छोड़ो। उसकी बातों को जानबूझकर अनसुना करो, सार्वजनिक रूप से उसकी उपेक्षा करो, उसकी उपलब्धियों की तारीफ किसी और को दे दो और उसके निर्णयों पर बार बार सवाल उठाओ, लेकिन इतना धीरे और चतुराई से कि उसे कभी यह न लगे कि तुम सीधा वार कर रहे हो। इससे वह व्यक्ति खुद को साबित करने के लिए बार बार प्रयास करेगा, बार बार अपने आप को महत्व देने की कोशिश करेगा और जब उसे हर बार हल्का आंकने वाले संकेत मिलेंगे तो वह खुद ही अंदर से टूटने लगेगा। यह नीति बेहद सूक्ष्म है लेकिन उतनी ही घातक भी, क्योंकि आत्मसम्मान की मृत्यु शरीर की मृत्यु से अधिक पीड़ादायक होती है। चाणक्य ने इस नीति को मगध के एक प्रमुख मंत्री पर लागू किया था जो अत्यंत प्रभावशाली और बुद्धिमान था और दरबार में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी।
चाणक्य जानते थे कि उसे सीधे हटाना संभव नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी सलाहों को धीरे धीरे अनदेखा करना शुरू किया। जब भी वह कुछ सुझाव देता, चाणक्य उसी बात को थोड़े अलग तरीके से किसी अन्य से कहलवा देते और राजा उसकी तारीफ उस दूसरे व्यक्ति के नाम पर करता। कुछ समय बाद मंत्री को लगने लगा कि उसके विचारों को महत्व नहीं मिल रहा। चाणक्य ने उसे एक विशेष सभा में बुलवाकर उसकी बातों को बीच में ही काट दिया और उसके स्थान पर एक कनिष्ठ अधिकारी को आगे कर दिया। यह सब इतनी चालाकी से हुआ कि मंत्री कोई प्रत्यक्ष आरोप भी नहीं लगा सका, लेकिन अंदर से टूटता चला गया। वह चुप रहने लगा, फिर धीरे धीरे दरबार में आना कम कर दिया और अंततः स्वयं ही अपने पद से अलग हो गया। चाणक्य ने उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट करके उसे हरा दिया, बिना कोई युद्ध किए। यही होती है एक महान रणनीतिकार की सूक्ष्म और स्थायी विजय। नीति 16। यदि तुम अपने शत्रु को बिना शस्त्र उठाए समाप्त करना चाहते हो तो उसके चारों ओर ऐसे अवसरों की बाढ़ ला दो जो देखने में अत्यंत लाभकारी प्रतीत हों, लेकिन असल में उसे उसकी मूल राह से भटका दें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हर दिशा में एक साथ दौड़ने लगता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और लक्ष्य से भटका हुआ योद्धा अंततः या तो थक कर रुक जाता है या गिर जाता है। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि शक्तिशाली शत्रु को सीधे युद्ध में हराना कठिन होता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा और ध्यान को भटका दिया जाए तो वह स्वयं ही अपनी शक्ति का क्षय कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सामने एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्रस्तुत कर दिए जाएं, जिनमें से हर एक उसे ऊंचाई की ओर ले जाने का वादा करता हो, तो वह व्यक्ति अपनी स्थिरता खो देता है। वह एक ही मार्ग पर अडिग नहीं रह पाता और हर उस दिशा में कदम बढ़ाने लगता है जहां उसे आशा की किरण दिखती है। परिणाम स्वरूप उसका समय, उसकी बुद्धि और उसकी योजना सब दिशाहीन हो जाती है। जब कोई व्यक्ति एक ही समय में कई राहों पर चलना चाहता है तो अंत में वह कहीं नहीं पहुंचता। उसकी सबसे बड़ी हार यही होती है कि वह अपना केंद्र खो देता है, और जब केंद्र नहीं बचता तो सत्ता और प्रभाव का कोई भी आधार टिक नहीं सकता। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए शत्रु की लालसा, उसकी अभिलाषा और उसकी योजनाओं को भलीभांति समझना आवश्यक है। फिर उसके सामने एक एक करके ऐसे विकल्प खोलो जो उसे उत्साहित करें, उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दें और उसके लिए अनावश्यक रूप से अवसर प्रतीत हों। उसे यह महसूस कराओ कि वह हर दिशा में सफल हो सकता है, हर मोर्चे पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह सब बहुत चतुराई से करना होगा, बिना किसी संदेह के। जब वह एक के बाद एक इन अवसरों को अपनाने लगेगा तो उसकी मूल योजना पीछे छूट जाएगी। वह हर क्षेत्र में अपने आदमी लगाएगा, समय बांटेगा, धन खर्च करेगा, लेकिन किसी एक दिशा में भी पूर्णतः नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे उसकी संगठन शक्ति बिखरने लगेगी, उसका नियंत्रण कमजोर होगा और वह एक ऐसे राजा में परिवर्तित हो जाएगा जिसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी संपूर्ण नहीं है। चाणक्य ने इस नीति को उस समय बखूबी उपयोग में लिया जब चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान को रोकने के लिए धननंद ने अनेक योजनाएं बनाई थीं। चाणक्य ने जानबूझकर मगध के सीमावर्ती राज्यों में छद्म विद्रोह खड़े किए, कुछ व्यापार मार्गों पर झगड़े भड़काए और कुछ धनिकों को दरबार के विरुद्ध भड़काया। धननंद को हर एक दिशा में खतरा महसूस हुआ और उसने हर संकट का हल निकालने की कोशिश की। कभी दक्षिण की ओर सैनिक भेजे, कभी पश्चिम में गुप्तचरों को सक्रिय किया और कभी पूर्व में नई कर नीति लागू की। वह हर मोर्चे पर उलझता चला गया। इसी दौरान चंद्रगुप्त ने उत्तर दिशा से उसकी राजधानी की ओर प्रहार किया और नंद की सेना इतनी बिखरी हुई थी कि कोई संगठित प्रतिरोध नहीं कर पाई। धननंद को यह भी नहीं समझ आया कि असली आक्रमण कहां से हुआ, क्योंकि उसका ध्यान पहले ही हर दिशा में बंट चुका था। चाणक्य ने कोई सीधा युद्ध नहीं लड़ा, केवल अवसरों का मायाजाल बिछाया और शत्रु उसी में फंसकर समाप्त हो गया। नीति 17। यदि तुम अपने शत्रु को बिना खड्ग उठाए समाप्त करना चाहते हो तो उसे धीरे धीरे ऐसी प्रशंसा और प्रतिष्ठा में डुबो दो कि वह अपनी ही छवि को बनाए रखने में इतना व्यस्त हो जाए कि असली चुनौतियों को देख ही न सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी छवि के मोह में फंस जाता है तो वह सत्य से कटने लगता है,
और एक ऐसा दिखावटी जीवन जीने लगता है जिसमें पराजय चुपचाप प्रवेश कर जाती है। इस नीति का सार यह है कि हर प्रभावशाली व्यक्ति अपनी छवि को लेकर अत्यधिक सचेत होता है। वह नहीं चाहता कि लोग उसे कमजोर समझें या उसकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे। चाणक्य मानते हैं कि यदि शत्रु अपने सम्मान और सामाजिक छवि को लेकर बहुत संवेदनशील है तो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। उसे इतनी बार और इतने स्तर पर सराहो, उसकी महानता के गीत गाओ, उसकी उपस्थिति को इतना महिमा मंडित करो कि वह धीरे धीरे उस महिमा का बंदी बन जाए। वह हर बात, हर निर्णय, हर वक्तव्य को इस डर से सोचने लगेगा कि कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर आंच न आ जाए। ऐसे में वह कठिन निर्णय नहीं ले पाएगा, समय पर साहसिक कदम नहीं उठा पाएगा और अंततः ऐसी जगह आ जाएगा जहां उसे केवल दिखावे के लिए जीना होगा। उसकी असली शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी और वह केवल अपने नाम और छवि के लिए जीवित रहेगा, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं कर पाएगा। यही वह स्थिति है जहां पराजय उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है, पर वह इतना दिखावे में उलझा होता है कि उसे देख भी नहीं पाता। इस नीति को अपनाने के लिए पहले यह जानो कि शत्रु किन बातों पर सबसे अधिक गर्व करता है। उसकी प्रसिद्धि, उसका ज्ञान, उसका दान, उसका नेतृत्व या फिर उसकी जनता में छवि। फिर बहुत ही चतुराई से उसके उन्हीं पक्षों की बार बार सार्वजनिक प्रशंसा करो, उसे पुरस्कार दिलवाओ, मंच पर बुलवाओ, उसके व्यक्तित्व की चमक बढ़ाओ, इतना कि वह हर कदम पर अपनी छवि के अनुसार ही सोचने लगे। अब वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा बंदी बन जाता है जो हर निर्णय को समाज की दृष्टि से तौलता है। वह डरने लगता है कि कहीं कोई कार्य उसकी प्रशंसा को क्षीण न कर दे। इसी डर में वह कई बार कोई निर्णय टाल देता है, कई बार आवश्यक पर कठोर कार्यों से बचता है और कई बार केवल लोकप्रिय दिखने वाले कामों में उलझा रहता है। धीरे धीरे वह आत्मविश्वासी नहीं, बल्कि समाज की राय से नियंत्रित व्यक्ति बन जाता है और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। चाणक्य ने यह नीति चंद्रगुप्त की सत्ता को स्थिर करते समय मौर्य साम्राज्य के संभावित विद्रोही राजाओं पर लागू की थी। उन्होंने उन राजाओं की इतनी प्रशंसा करवाई, कभी उनकी उदारता की, कभी न्यायप्रियता की, कभी जनता से उनके लगाव की, दैट वे सभी राजा इन छवियों को बनाए रखने में इतने उलझ गए कि उन्हें जब भी कोई कठोर निर्णय लेना पड़ता वे डरते कि उनकी छवि बिगड़ जाएगी। एक बार जब सीमांत राज्य में विद्रोह भड़का तो वहां के राजा को शांति स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करना था, लेकिन चाणक्य ने उस पर इतना सार्वजनिक दबाव डलवाया कि वह कठोर कदम उठाने की बजाय केवल उपदेश देता रह गया। नतीजा यह हुआ कि विद्रोह बढ़ गया, सेना कमजोर पड़ी और अंततः उस राज्य को मौर्य सेना ने बिना युद्ध के अपने अधीन कर लिया। वह राजा केवल अपनी छवि को बचाने में इतना खो गया कि राज्य उसके हाथों से फिसल गया। चाणक्य ने दिखा दिया कि किसी को हराने के लिए कभी कभी उसे हीरो बना देना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। नीति 18। यदि तुम अपने शत्रु को बिना किसी शारीरिक संघर्ष के परास्त करना चाहते हो तो उसके चारों ओर ऐसे लोग बिठा दो जो दिखावे में उसके हितैषी हों, लेकिन भीतर ही भीतर उसके निर्णयों को प्रभावित करते हुए उसे गलत दिशा में ले जाएं। क्योंकि जब किसी राजा के आसपास के लोग ही उससे छल करने लगें तो उसे कोई बाहरी शत्रु परास्त नहीं करता, बल्कि वही अपने ही लोगों की कूटनीति का शिकार होकर बर्बाद हो जाता है। इस नीति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अकेले शक्तिशाली नहीं होता। उसकी शक्ति उसके सलाहकारों, सेवकों और उसके चारों ओर के लोगों से मिलकर बनती है। यदि कोई उसकी कमजोरी नहीं बन पाता तो उसे भीतर से गिराया नहीं जा सकता। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यदि उस व्यक्ति के चारों ओर ऐसे लोग हों जो उसे धीरे धीरे गलत सलाह दें, उसे ऐसे मार्ग पर ले जाएं जो देखने में लाभकारी हो लेकिन असल में पतन का कारण बने, तो वह व्यक्ति भीतर ही भीतर खुद को खो देता है। वह यह समझ भी नहीं पाता कि उसके निर्णय क्यों असफल हो रहे हैं, क्योंकि दोष वह बाहर ढूंढता है जबकि असल जहर उसके भीतर बोया जा चुका होता है। यही वह समय होता है जब शत्रु की हार निश्चित हो जाती है, क्योंकि वह अब अपने ही लोगों की गिरफ्त में आ चुका होता है जो उसके पतन के मार्गदर्शक बने हुए हैं।
इस नीति को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके शत्रु के सबसे विश्वास पात्र लोग कौन हैं। फिर उन लोगों के भीतर धीरे धीरे स्वार्थ, अहंकार या संदेह का बीज बोना होगा। अगर आप उन लोगों को किसी प्रकार अपने पक्ष में नहीं ला सकते तो उनमें इतना भ्रम और लालच पैदा कर दो कि वे खुद ही अपने स्वामी के निर्णयों को दूषित करने लगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, न शत्रु से लड़ना, न उसके खिलाफ साजिशें करना, केवल उसके लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। जब वे गलत सलाह देंगे, जब वे उसकी कमजोरी को अनदेखा करेंगे या जानबूझकर गलतियां करेंगे, तो शत्रु स्वयं ही हर दिशा में असफल होता चला जाएगा। चाणक्य की दृष्टि में यही सबसे सूक्ष्म लेकिन स्थायी विजय का मार्ग है। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग तब किया जब उन्हें नंद वंश के सेनापति और उसके मुख्य दरबारी के बीच मतभेद पैदा करने थे। उन्होंने सेनापति के एक पुराने सेवक को अपने पक्ष में कर लिया और उसके माध्यम से धीरे धीरे दरबार के भीतर गलत सूचनाएं फैलानी शुरू कर दी। उस सेवक ने नंद के दरबार में सेनापति के निर्णयों पर बार बार प्रश्न उठाए और ऐसे सुझाव दिए जो देखने में बुद्धिमत्ता भरे थे लेकिन नीतिगत रूप से कमजोर थे। धीरे धीरे सेनापति को राजा से दूरी महसूस होने लगी और राजा को अपने ही विश्वास पात्र पर संदेह होने लगा। यही वह क्षण था जब नंद वंश की नींव हिल गई और चंद्रगुप्त को बिना किसी बड़े युद्ध के विजय प्राप्त हुई। चाणक्य ने न तो सीधे युद्ध किया, न ही कोई हथियार उठाया। उन्होंने केवल शत्रु के विश्वास की दीवार को अंदर से तोड़ दिया और वह शत्रु खुद ही मलबे में दबकर समाप्त हो गया। नीति 19। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े नष्ट करना चाहते हो तो उसकी महत्वाकांक्षा को इतनी तीव्रता से प्रज्वलित कर दो कि वह अपने वर्तमान संसाधनों और स्थिति से असंतुष्ट होकर ऐसे कार्यों में उलझ जाए जहां वह अपने सामर्थ्य से अधिक प्रयास करे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक ऊंचाई पाने की जल्दी में होता है तो वह अपने संतुलन को खो बैठता है और वही असंतुलन अंततः उसके पतन का कारण बनता है। इस नीति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति के भीतर आगे बढ़ने की एक ज्वाला होती है, लेकिन जब यह ज्वाला आवश्यकता से अधिक प्रज्वलित होती है तो वह विवेक को जलाकर राख कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी शत्रु को हराना है तो उसकी इसी महत्वाकांक्षा को उसका शत्रु बना दो। उसे यह दिखाओ कि वह बहुत कुछ कर सकता है, उससे बहुत बड़ी विजय की आशा की जा रही है, उसे इतिहास रचने का अवसर मिल रहा है। उसकी प्रशंसा करो, उसे यह यकीन दिलाओ कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है और यदि वह थोड़ी और कोशिश करे तो सब कुछ उसके पैरों में होगा। जब वह इन बातों पर विश्वास करने लगेगा तो वह अपनी सीमा और यथार्थ को भुला देगा। वह बिना पूरी तैयारी के, बिना ठोस योजना के बड़े बड़े कदम उठाने लगेगा, जोखिम लेगा, नए नए दुश्मन बनाएगा और जो कुछ उसके पास है उसे भी खो देगा। यही वह क्षण होता है जब उसकी ताकत उसकी कमजोरी बन जाती है और उसका पतन आरंभ हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए शत्रु के स्वभाव को गहराई से समझना जरूरी है। यदि वह दिखावे और नाम के पीछे भागने वाला व्यक्ति है तो उसे वही दो। यदि वह अधिक क्षेत्र या पद पाने की लालसा रखता है तो उसके सामने ऐसे प्रस्ताव रखो जो उसे और ऊंचा दिखाए लेकिन अंदर से खोखले हों। उसकी प्रशंसा करो, बार बार उसे उसके सामर्थ्य का दर्प दिलाओ और ऐसे मौके तैयार करो जहां वह खुद ही आगे बढ़ने को मजबूर हो जाए। जब वह लालच में आकर अपनी वर्तमान शक्ति को छोड़कर कुछ बड़ा हासिल करने निकलेगा तभी वह अपनी स्थिरता और वर्तमान सफलता को खो बैठेगा। और जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिरता खो देता है तो वह जमीन पर ही टिक नहीं पाता, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न उड़े। चाणक्य ने यह नीति मगध की एक शक्तिशाली गुप्तचर शाखा को भंग करने के लिए अपनाई थी जो नंद वंश की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने इस शाखा के प्रमुख को ऐसे संकेत भिजवाए कि यदि वह स्वतंत्र होकर कार्य करे और अपने गुप्तचरों का एक अलग संगठन खड़ा करे तो वह इतिहास का सबसे प्रभावशाली गुप्तचर बन सकता है। उस व्यक्ति ने चाणक्य की फैलाई हुई अफवाहों और प्रशंसा के शब्दों को सच मान लिया और नंद से बिना अनुमति के अपने दल का विस्तार करने लगा। नए लोग भर्ती करने लगा और अतिरिक्त धन की मांग करने लगा।
इससे दरबार में उसके प्रति शंका उत्पन्न हुई और राजा ने उसे पद से हटा दिया। उसका सारा गुप्त जाल भी छिन्न भिन्न हो गया और वह स्वयं अपमानित होकर काशी चला गया। चाणक्य ने उसकी महत्वाकांक्षा को ही उसका जाल बना दिया और वह शत्रु स्वयं ही उसमें फंसकर नष्ट हो गया, बिना किसी तीर और तलवार के। नीति 20। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े समाप्त करना चाहते हो तो उसके जीवन में ऐसे संबंध पैदा कर दो जो बाहर से स्नेहिल दिखें लेकिन भीतर से उसे कमजोर करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उन लोगों पर निर्भर हो जाता है जो उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो वह धीरे धीरे निर्णय लेने की स्वतंत्रता खो देता है और भावनात्मक गुलामी की ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका विनाश निश्चित हो जाता है। इस नीति का सार यही है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को हराने का सबसे प्रभावी तरीका यह नहीं कि उससे भिड़ा जाए, बल्कि यह है कि उसके चारों ओर ऐसे संबंध बना दिए जाएं जो उसकी सोच, उसका आत्मबल और उसके निर्णय की क्षमता को धीरे धीरे खा जाए। चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु भावनात्मक रूप से कमजोर है या किसी विशेष व्यक्ति, संबंध या भावना के अधीन है तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ऐसे में उसे कुछ ऐसे लोग या परिस्थितियां दीजिए जो उसे अपनापन, सहानुभूति या प्रेम का छलावा दें, लेकिन भीतर ही भीतर उसे नियंत्रण में रखें। इस नीति को अपनाने के लिए शत्रु के भावनात्मक पक्ष को गहराई से समझना होगा। किसे वह सबसे ज्यादा मानता है, किसकी बात उसे प्रभावित करती है, किसके शब्दों से वह विचलित हो जाता है। अब यदि आप सीधे उस व्यक्ति या भावना को अपने वश में नहीं ला सकते तो उसके आसपास वैसे ही लोग भेजिए जो वैसी ही भाषा बोलें, वैसा ही स्नेह दिखाएं और धीरे धीरे उसकी सोच को अपने नियंत्रण में लें। उसे यह विश्वास दिलाइए कि वे लोग उसके सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन असल में वे धीरे धीरे उसे फैसलों में भ्रमित करें, उसके आत्मबल को तोड़ें और उसे एक असमंजस में डाल दें। वह हर निर्णय में हिचकिचाने लगेगा, बार बार दूसरों पर निर्भर रहेगा और जब तक निर्णय लेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही वह बिंदु होता है जहां पर एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है, क्योंकि उसने अपना आत्मनिर्भरता खो दी होती है। चाणक्य ने यह नीति एक पड़ोसी राजा पर लागू की थी जो शुरू में चंद्रगुप्त के विरुद्ध गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा था। चाणक्य ने उस राजा के प्रमुख सलाहकार की पत्नी के माध्यम से दरबार में एक दासी को नियुक्त करवाया जो अत्यंत सुंदर, शालीन और बुद्धिमान थी। धीरे धीरे वह दासी राजा के निकट आ गई। उसकी सेवा और हित चिंता से उसका विश्वास जीत लिया। राजा उससे कई विषयों पर सलाह लेने लगा, विशेष रूप से संवेदनशील राजनीतिक मामलों में। चाणक्य ने उस दासी के माध्यम से राजा को यह सलाह दिलवाई कि मौर्य से युद्ध नहीं बल्कि संधि करनी चाहिए, और इसी बात को बार बार दोहराया गया। धीरे धीरे वह राजा उस दासी की बातों पर इतना निर्भर हो गया कि अन्य मंत्रियों को दरकिनार करने लगा। उसके निर्णय भ्रमित होने लगे और अंततः उसने मौर्य से गठबंधन कर लिया, जबकि उसके राज्य के कई सामंत युद्ध के पक्ष में थे। यही नहीं, बाद में चाणक्य ने उस दासी को वहां से बुला लिया और राजा इतना असहाय महसूस करने लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और उसका राज्य कई हिस्सों में टूट गया। चाणक्य ने बिना एक भी सैनिक भेजे उस राजा की सत्ता और आत्मबल दोनों को समाप्त कर दिया। नीति 21। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए समाप्त करना चाहते हो तो उसकी योजनाओं को समय से पहले जानकर ऐसे भ्रम फैला दो कि वह अपने ही विचारों और योजनाओं पर शंका करने लगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर ही असमंजस में आ जाता है और उसे हर दिशा में धोखा और विरोध दिखने लगता है तो वह या तो निर्णय लेने से डरने लगता है या फिर ऐसे निर्णय लेता है जो विनाश की ओर ले जाते हैं। इस नीति का सार यह है कि किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने और योजना बनाने की क्षमता होती है, और यदि आप इस क्षमता को ही जड़ से हिला दें तो वह चाहे कितना भी धन, सेना या प्रतिष्ठा रखता हो, हार उसके बहुत निकट आ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई शत्रु योजना बना रहा हो तो उसके भीतर ही उसके विचारों पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर दो। कभी किसी गुप्तचर के माध्यम से, कभी एक झूठी सूचना के द्वारा, कभी किसी मित्र के मुख से
ऐसे शब्द कहलवाकर जो यह संकेत दें कि उसके निर्णय गलत हो सकते हैं या उसके आसपास के लोग उसकी योजनाओं को समझ चुके हैं। इससे वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होने लगेगा। उसे अपने चारों ओर जासूस और विरोधी दिखने लगेंगे और वह हर कदम पर इतना सोचने लगेगा कि निर्णय में देरी और भ्रम उसका स्थायी स्वभाव बन जाएगा। यही भ्रम उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही दिमाग से लड़ते रहना सबसे बड़ा युद्ध होता है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले शत्रु की योजनाओं को जानना आवश्यक है। इसके लिए आपको उसकी गतिविधियों, संदेशवाहकों, गुप्तचरों या विश्वस्त सहयोगियों पर नजर रखनी होगी। फिर जब उसकी योजना सामने आ जाए तो उसमें कोई बाधा नहीं डालनी, बल्कि उसके दिमाग में यह भरना है कि उसकी योजना पहले से किसी को पता चल गई है। उसके आसपास के लोगों को संदेहास्पद बनाओ, उसकी सफलता के रास्ते पर झूठी असफलताओं के संकेत भेजो और उसका विश्वास तोड़ो। धीरे धीरे वह खुद को अकेला महसूस करेगा, अपने ही सहयोगियों पर शक करेगा, अपनी योजनाओं को बार बार बदलेगा और अंततः जब वह कोई निर्णय लेगा तो वह या तो बहुत देर से होगा या बिल्कुल गलत दिशा में। इस स्थिति में वह खुद ही अपनी शक्ति को नष्ट कर देता है, बिना किसी बाहरी बल प्रयोग के। चाणक्य ने यह नीति उस समय अपनाई थी जब एक दक्षिणी राजा मौर्य साम्राज्य पर हमला करने की गुप्त योजना बना रहा था। चाणक्य को उसके मंत्री से यह सूचना मिल गई और उन्होंने बिना किसी सीधा हमला किए उस राजा के विचारों पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे संदेश उस राजा के दरबार तक पहुंचाए जो यह संकेत देते थे कि उसकी योजना लीक हो चुकी है और मौर्य सेनाएं पहले से तैयार हैं। साथ ही उसके 2 मंत्रियों को भ्रमित कर दिया गया कि उनमें से कोई एक मौर्य का गुप्तचर है। अब वह राजा हर निर्णय से पहले दुविधा में फंसने लगा, हर सूचना को संदेह से देखने लगा और अपने ही दरबार में विश्वास खोने लगा। जब युद्ध का समय आया तो उसने अंतिम समय में अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया और इस भ्रमित निर्णय से उसका राज्य भीतरी विद्रोहों से टूटने लगा। चाणक्य ने उसके मन के भीतर ही अस्थिरता का बीज बो दिया था, जिसने उसे स्वयं से पराजित करवा दिया। नीति 22। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े समाप्त करना चाहते हो तो उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दो जहां वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के चक्कर में बार बार वही गलती दोहराए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी छवि बचाने के लिए बार बार एक ही मार्ग पर चलता है, भले ही वह मार्ग गलत हो, तो वह स्वयं ही अपने पतन का मार्ग प्रशस्त कर देता है और अंततः सब कुछ खो बैठता है। इस नीति का मर्म यह है कि हर व्यक्ति समाज में अपनी एक छवि बनाए रखना चाहता है। कोई वीर कहलाना चाहता है, कोई धर्मात्मा, कोई न्यायप्रिय और कोई विद्वान। जब यह छवि लोगों के मन में स्थापित हो जाती है तो व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए कई बार ऐसे निर्णय लेने लगता है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाते। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बिना युद्ध के पराजित हो जाए तो उसकी उस छवि को इतना उभारो, उसका इतना महिमा मंडन करो कि वह उसी ढांचे में सोचने को मजबूर हो जाए। वह हर बार वही निर्णय लेने लगेगा जो उस छवि को बनाए रखने के लिए जरूरी हो, चाहे समय और परिस्थिति बदल भी जाए। यह आदत उसे समय के साथ पुराने ढर्रे पर बनाए रखती है और वह समय की मांग के अनुसार बदलाव नहीं कर पाता। जब समय बदलता है और वह नहीं बदलता, तब उसका विनाश निश्चित होता है। प्रतिष्ठा की यह परत ही उसे वास्तविकता से काट देती है और वह अपने ही गर्व और छवि के मोह में नष्ट हो जाता है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले शत्रु की सबसे प्रमुख छवि या विशेषता को पहचानना आवश्यक है। क्या वह दयालु होने की छवि में रहना चाहता है? क्या वह न्यायप्रिय कहलाना चाहता है? क्या वह खुद को निडर या ईमानदार सिद्ध करना चाहता है? जब यह स्पष्ट हो जाए तो उसके सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित करो जहां वह अपनी इसी छवि को बचाने के लिए वही निर्णय ले जो बार बार उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनता, दरबार या मित्रों के सामने उसकी प्रशंसा उसी गुण के लिए बार बार करो ताकि वह उसी ढांचे में बंधा रहे और नया सोच ही न पाए। हर परिस्थिति में जब वह वही गलती दोहराएगा तो धीरे धीरे वह जनता का विश्वास खो देगा, अपनी सत्ता को खो देगा और अंततः अपनी ही आदर्श छवि के नीचे दबकर समाप्त हो जाएगा।
चाणक्य ने इस नीति को एक ऐसे ब्राह्मण राजा पर आजमाया था जो न्यायप्रिय और धर्मपरायण कहलाने के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य ने उसके दरबार में कुछ ऐसे विद्वान भेजे जो बार बार उसकी धर्मनिष्ठा और न्याय की प्रशंसा करते रहे और साथ ही उसे ऐसे निर्णय लेने को उकसाते रहे जो परिस्थिति के हिसाब से उपयुक्त नहीं थे, जैसे दुष्टों को बार बार क्षमा देना, युद्ध से पीछे हटना, प्रजा की अंधभक्ति को बढ़ावा देना। राजा हर बार यह सोचकर वही निर्णय लेता कि उसकी छवि बनी रहे, लेकिन समय बदल रहा था और आक्रमणकारी शक्तियां बढ़ रही थीं। जब समय आया तो उसकी सेना, उसकी जनता, यहां तक कि उसके मंत्री भी उसकी नीति से थक गए थे, क्योंकि उसके निर्णय केवल उसकी छवि को बचाने के लिए होते थे, राज्य के भले के लिए नहीं। अंततः उसका राज्य टूट गया। उसकी छवि भले ही बची रही, लेकिन वह स्वयं इतिहास में केवल एक विफल और भ्रमित शासक के रूप में याद किया गया। और यही चाणक्य की योजना का अंतिम परिणाम था। नीति 23। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए समाप्त करना चाहते हो तो उसे बार बार अपनी असफलताओं की याद दिलवाओ और इस प्रकार उसके मन में हीनता, अपराध बोध और आत्मसंदेह का ऐसा बीज बो दो कि वह स्वयं ही अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास खो बैठे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही अतीत के बोझ को ढोते हुए वर्तमान में निर्णय लेने की कोशिश करता है तो उसका मन हमेशा डर और असमर्थता से भरा होता है और वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, चाहे वह कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। यदि आप अपने शत्रु को भीतर से तोड़ देंगे तो बाहर से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब शत्रु को बार बार उसकी पुरानी गलतियों, असफलताओं और कमजोरियों की याद दिलाई जाती है, चाहे वे बातों में हो, नजरों में हो या घटनाओं के माध्यम से, तो उसके भीतर एक ऐसी भावना पनपती है जो उसे यह विश्वास नहीं करने देती कि वह इस बार सफल हो सकता है। वह हर बार सोचता है कि पिछली बार भी तो मैंने कोशिश की थी और मैं हार गया था, तो अब क्यों जीत पाऊंगा। यही सोच उसके हर कदम को धीमा कर देती है, उसके साहस को कमजोर कर देती है और वह बार बार अवसरों को चूकता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वह कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि वह यह मान चुका होता है कि वह जितना भी प्रयास कर ले अंत में असफलता ही मिलेगी। इस मनोस्थिति में वह स्वयं ही अपने सामर्थ्य का गला घोंट देता है और कोई भी बाहरी शत्रु उसकी उतनी क्षति नहीं कर सकता जितनी वह खुद अपने भीतर से कर लेता है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए आपको अपने विरोधी के अतीत को अच्छी तरह जानना होगा। उसने कहां कहां असफलता पाई है, किस विषय में वह सबसे ज्यादा शर्मिंदा है, किस मोड़ पर वह टूटा था और किन लोगों के सामने उसने हार मानी थी। इन स्मृतियों को बार बार अलग अलग तरीकों से उसकी चेतना में लाना है। कभी बातचीत में ताना मारकर, कभी भीड़ में उसका मजाक उड़ाकर, कभी उसे उदाहरण बनाकर कि फलां व्यक्ति जैसा निर्णय मत लेना, वो तो पहले भी असफल हुआ था। ऐसा करने से वह बार बार अपने अतीत में लौटेगा और अतीत जब वर्तमान को नियंत्रित करने लगे तब व्यक्ति भविष्य की ओर कदम बढ़ाने से डरने लगता है। यही डर उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और जब वह डर किसी के मन में स्थायी रूप से घर कर ले तो वह व्यक्ति बिना किसी बाहरी आक्रमण के समाप्त हो जाता है। चाणक्य ने यह नीति मगध के एक पूर्व सेनापति पर प्रयोग की थी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध खड़ा किया गया था। वह सेनापति एक समय पर एक महत्वपूर्ण युद्ध हार गया था, जिससे मगध की सीमाओं में सेंध लग गई थी और वह अपमानित होकर त्याग पत्र देकर चला गया था। जब उसने फिर से सत्ता पाने का प्रयास किया तो चाणक्य ने गुप्तचरों के माध्यम से उसकी पुरानी हार की घटनाओं को बार बार उसकी जनता और नए समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। जब भी वह कोई निर्णय लेता, लोग उसे उसकी पुरानी हार की याद दिलाते, कहते, वो तो पहले भी ऐसे ही योजना बनाकर हार गया था, इसकी रणनीति पर विश्वास मत करो। यह सब सुन सुनकर वह भीतर से टूटने लगा। उसकी योजनाओं में आत्मविश्वास नहीं रहा, उसकी सेना भी आश्वस्त नहीं रही और अंततः एक दिन उसने अपने ही शिविर में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वह मानसिक रूप से हार मान चुका था।
चाणक्य ने केवल उसकी पुरानी असफलता को एक हथियार बनाकर उसका वर्तमान और भविष्य दोनों समाप्त कर दिए। नीति 24। यदि तुम अपने शत्रु को बिना लड़े समाप्त करना चाहते हो तो उसके भीतर ऐसा लोभ उत्पन्न कर दो जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि वह नैतिकता, विवेक और रणनीति को भूल जाता है, तब वह अपने ही जाल में उलझ कर गिर जाता है और उसका पतन स्वाभाविक हो जाता है। इस नीति को अपनाने का मूल मंत्र यह है कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई लालच छिपा होता है, कभी धन का, कभी प्रसिद्धि का, कभी अधिकार का, कभी किसी स्त्री या पुरुष का। यदि आप अपने शत्रु के भीतर उस लालच को पहचान कर उसे धीरे धीरे हवा देना शुरू कर दें, तो वह व्यक्ति विवेक और न्याय की राह से हटकर उस चीज को प्राप्त करने की धुन में लग जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति को अपनी जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानने लगे और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए, तब उसकी सोचने की क्षमता, उसके संबंध, उसकी नीति और उसका नियंत्रण सब खोने लगते हैं। वह सिर्फ उस एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है और उस प्रक्रिया में वह अपने चारों ओर हो रही साजिशों को नहीं देख पाता। यह लोभ धीरे धीरे उसकी ताकत को खा जाता है, उसके निर्णयों को दूषित कर देता है और अंततः वह व्यक्ति स्वयं ही अपने पतन का मार्ग बनाता है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आपके शत्रु का सबसे बड़ा लालच क्या है। क्या वह और ज्यादा धन चाहता है? क्या उसे सत्ता चाहिए? क्या वह किसी विशेष पद या स्त्री के लिए लालायित है? यह जानने के बाद आपको उसके सामने वैसा ही अवसर या प्रस्ताव रखना है जो उस लालच को और भड़का दे। यह प्रस्ताव इस तरह से हो कि वह यह समझे कि वह अवसर उसी के लिए बना है और अगर उसने अभी उसे नहीं अपनाया तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। लेकिन असल में वह प्रस्ताव एक जाल है जो उसे अपने ही नैतिक, राजनीतिक या सामाजिक पतन की ओर ले जाएगा। वह जितना उस लोभ के पीछे भागेगा उतना ही अपने लोगों से कटेगा, अपनी मूल रणनीति से भटकेगा और अपने निर्णयों में गलती करता चला जाएगा। चाणक्य ने यह नीति मगध के एक सेनापति पर प्रयोग की थी जो एक शक्तिशाली राजा के लिए सबसे बड़ा सहायक बन गया था और युद्ध की रणनीतियों में निपुण था। चाणक्य को यह ज्ञात हुआ कि वह सेनापति एक विशिष्ट रत्न, एक दुर्लभ हीरा का दीवाना है जो किसी कालीन के नीचे छिपा हुआ था और जिसकी कथा उसने बचपन से सुन रखी थी। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों से यह खबर फैलाई कि वह रत्न हिमालय के एक विशिष्ट मठ में मौजूद है और वहां तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति उसका स्वामी बन सकता है। सेनापति ने राजा से आग्रह किया कि वह कुछ समय के लिए सेना का कार्यभार किसी और को सौंपकर खुद यात्रा पर जाए। राजा ने उसकी भक्ति को देखते हुए अनुमति दे दी। सेनापति उस रत्न की तलाश में निकल गया और महीनों तक खोजता रहा। इस दौरान न केवल सेना कमजोर हुई बल्कि राजा को कई स्थानों से पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि उसका प्रमुख रणनीतिकार अनुपस्थित था। अंततः वह सेनापति भी थक हार कर लौटा, लेकिन तब तक न उसकी प्रतिष्ठा रही न सेना का विश्वास और राजा ने उसे पदच्युत कर दिया। चाणक्य ने केवल एक लालच को हवा देकर एक पूरे साम्राज्य की रक्षा कर ली और अपने शत्रु को बिना तलवार चलाए धूल चटा दी। नीति 25। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए समाप्त करना चाहते हो तो उसे ऐसे भ्रम में डाल दो जहां वह अपने मित्र और शत्रु में अंतर न कर पाए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट न हो कि उसके आसपास कौन उसका सच्चा सहयोगी है और कौन उसे नुकसान पहुंचाने वाला, तब वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाता और जब विश्वास की नींव ही हिल जाए तब सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य सब व्यर्थ हो जाते हैं और व्यक्ति अकेलेपन, डर और संदेह में घिरकर स्वयं को मिटा देता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले शत्रु के चारों ओर मौजूद उसके सहयोगियों, मित्रों और सलाहकारों की सूची तैयार करनी होती है। फिर उन लोगों के बीच धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाना होता है जहां कोई किसी पर पूरा भरोसा न कर सके। कभी किसी विश्वस्त मंत्री के माध्यम से शंका उत्पन्न कर दो कि वह दुश्मनों से मिला हुआ है। कभी कोई गुप्तचर बनाकर मित्र की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगवा दो।
और कभी शत्रु को झूठे प्रमाण दे दो कि उसकी गोपनीय बातें लीक हो रही हैं, लेकिन लीक करने वाला कौन है यह पता न चले। यह प्रक्रिया इतनी गहराई से होनी चाहिए कि शत्रु हर व्यक्ति को शक की नजरों से देखने लगे। जब ऐसा होता है तो वह सलाह लेना बंद कर देता है, कोई योजना किसी से साझा नहीं करता और निर्णय लेने में अकेला पड़ जाता है। यह अकेलापन ही उसके निर्णयों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब व्यक्ति अपने भरोसेमंद साथियों पर भी भरोसा करना बंद कर दे तो वह धीरे धीरे न केवल मानसिक रूप से थक जाता है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसे छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सम्मान, प्रेम और निष्ठा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अंततः शत्रु एक ऐसे शून्य में पहुंच जाता है जहां वह सब कुछ होते हुए भी अकेला होता है और उसका अंत शुरू हो जाता है। चाणक्य ने यह नीति नंद वंश के एक प्रमुख राजकुमार के विरुद्ध प्रयोग की थी, जो राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। चाणक्य को पता था कि वह राजकुमार बेहद कुशल, साहसी और तेज बुद्धि वाला है, लेकिन उसका सबसे बड़ा बल था उसके चारों ओर मौजूद निष्ठावान मंत्रियों और सेनापतियों का समूह। चाणक्य ने उसी समूह को लक्ष्य बनाया और उनके बीच संदेश वाहकों, झूठे पत्रों और गुप्त सूचनाओं के माध्यम से भ्रम फैलाना शुरू किया। एक मंत्री के नाम से दूसरा मंत्री बदनाम हुआ। एक सेनापति को यह कहकर भड़काया गया कि दूसरा उसकी पदवी लेना चाहता है। राजकुमार को धीरे धीरे यह लगने लगा कि उसके सबसे करीबी लोग उसके ही विरोधी हो सकते हैं। वह हर निर्णय अकेले लेने लगा, किसी पर भरोसा नहीं करता और हर किसी को जांचता परखता रहता। उसकी यही आदत उसे मानसिक रूप से थका चुकी थी और जब असली संकट आया तब कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सब उससे कट चुके थे। उस युद्ध में न केवल उसकी पराजय हुई, बल्कि वह कैद में चला गया और उसके बाद इतिहास से ही मिट गया। चाणक्य ने बिना तलवार चलाए उसके चारों ओर से उसकी नींव को ही उखाड़ दिया था। विश्वास की नींव। नीति 26। यदि तुम अपने शत्रु को बिना सीधे संघर्ष किए मिटाना चाहते हो तो उसकी सबसे प्रिय वस्तु, व्यक्ति या उद्देश्य को धीरे धीरे उससे दूर कर दो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस चीज को खो देता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है या जिससे उसकी पहचान जुड़ी होती है, तो वह भीतर से टूटने लगता है, उसकी चेतना बिखर जाती है और वह अपनी शक्ति, बुद्धि और नियंत्रण खो बैठता है और यही टूटन उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। इस नीति को अपनाने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप यह पहचानो कि आपके शत्रु के जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वह कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है, कोई राजपद, कोई आदर्श, कोई गुप्त सिद्धांत, कोई सम्मानजनक पदवी या फिर कोई भूमि, वस्त्र, रत्न, वंश आदि। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा किसी वस्तु से बंधी हो तो उस वस्तु को ही लक्ष्य बनाओ, न कि व्यक्ति को। इस प्रक्रिया में शत्रु को सीधे कोई हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे धीरे धीरे यह आभास करवाना होता है कि वह चीज अब उसकी नहीं रही, वह उससे छिन रही है या वह चीज उसे धोखा दे रही है। जब यह प्रक्रिया आरंभ होती है तो शत्रु भीतर ही भीतर बेचैन होने लगता है, उसका ध्यान बंटता है, वह प्रतिशोध या भय में फंसने लगता है और अंततः उसके निर्णय गलत होने लगते हैं। यही गलती उसके पतन का कारण बनती है और वह स्वयं ही बर्बादी की ओर अग्रसर होता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से कोई उसे चोट नहीं पहुंचा रहा होता। इस नीति को चाणक्य ने एक महापंडित पर प्रयोग किया था, जो मगध सम्राट के दरबार में अत्यंत आदरणीय था और जो चंद्रगुप्त के विरोध में बुद्धिजीवियों को संगठित कर रहा था। वह पंडित अपनी विद्वता और एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ पर गर्व करता था, जो केवल उसके पास था और जिसकी प्रतिलिपि किसी के पास नहीं थी। चाणक्य को यह झांत हुआ तो उन्होंने एक गुप्तचरों की टोली भेजी, जो उस ग्रंथ की चोरी नहीं बल्कि धीरे धीरे उसकी साख को नष्ट करने का काम करे। उन्होंने अन्य विद्वानों से मिलकर एक नया ग्रंथ तैयार करवाया, जिसमें उस महापंडित की मूल बातों को गलत सिद्ध किया गया और यह फैलाया गया कि उसका ग्रंथ त्रुटिपूर्ण है, विकृत है और समाज विरोधी भी। पंडित ने जब इसका खंडन करने की कोशिश की तो लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसकी शिष्य मंडली भी छूट गई और उसका आत्मबल इतना गिर गया
कि वह स्वयं ही राज्यसभा से निवृत्त हो गया और वन चला गया। चाणक्य ने उसका सबसे प्रिय विषय, उसकी विद्वता और उसका ग्रंथ को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को खत्म किया, और वही उसका विनाश बन गया। नीति 27। यदि तुम अपने शत्रु को बिना एक भी वार किए नष्ट करना चाहते हो तो उसके भीतर झूठा अभिमान उत्पन्न कर दो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा, अजेय और अक्षम्य समझने लगता है, तब वह न केवल दूसरों को तुच्छ समझता है, बल्कि अपने ही निर्णयों में गलती करने लगता है, और यही घमंड धीरे धीरे उसे उस स्थान से गिरा देता है जहां तक वह स्वयं को ले गया होता है। इस नीति को अपनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि तुम्हारा शत्रु किस बात को लेकर सबसे अधिक गर्व करता है। क्या वह अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड करता है, अपनी संपत्ति पर, अपने अनुयायियों या सैनिकों पर, या अपने चातुर्य पर? जब यह गर्व की बुनियाद जान लो, तब तुम्हें उसी गर्व को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, लेकिन इस प्रकार कि वह स्वयं यह समझने लगे कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, और उसकी बुद्धि सबसे ऊपर है। जैसे जैसे यह भावना उसके भीतर बलवती होगी, वह आलोचना से परे सोचने लगेगा, सुझावों को नकारेगा, सावधानियां छोड़ देगा, और वहां से उसकी पतन यात्रा शुरू हो जाएगी। यह पतन धीरे धीरे होता है, पहले रणनीति में चूक, फिर लोगों का मोह भंग, फिर गलत निर्णय, फिर अपमान, और अंततः पराजय। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि सबसे आसान तरीका किसी को हराने का यही है कि उसे खुद के ही महिमा मंडन में उलझा दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को महान समझता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे वह अंततः गिरता ही है। इस नीति का प्रयोग चाणक्य ने मालव देश के एक सेनापति पर किया था, जो अत्यंत वीर, चतुर और विजयी था, लेकिन अपने सामर्थ्य पर इतना अभिमानी था कि वह किसी की भी सलाह को आवश्यक नहीं समझता था। चाणक्य ने उसके चारों ओर ऐसे लोग लगाए जो उसकी तारीफ में झूठे गीत गाते, उसकी जीतों को बढ़ा चढ़ाकर बताते, और हर हार को भी रणनीति का हिस्सा बताते। धीरे धीरे वह सेनापति यह मानने लगा कि वह युद्ध में अपराजेय है और कोई भी उसे छू नहीं सकता। उसने अपने गुप्तचरों को हटाना शुरू कर दिया, सेना की तैयारियों को कम करने लगा, और युद्धों में बिना पूरी योजना के उतरने लगा। एक बार जब वह चंद्रगुप्त की सेना से भिड़ा तो उसकी तैयारी अधूरी थी। गुप्तचरों की सूचना झूठी निकली और उसकी सेना आधी भी नहीं थी। वह युद्ध हार गया और उसकी सेना में विद्रोह हो गया। अंततः वह सेनापति अपने ही सैनिकों द्वारा त्याग दिया गया और उसे शरण लेनी पड़ी। चाणक्य ने केवल उसका अहंकार ही इतना बढ़ा दिया कि वह खुद ही अपने विनाश का कारण बन गया। नीति 28। यदि तुम अपने शत्रु को बिना रक्त बहाए मिटाना चाहते हो तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसका सबसे बड़ा हथियार बनाकर उसके ही विरुद्ध मोड़ दो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचान नहीं पाता और उसे अपनी ताकत समझकर प्रयोग करने लगता है, तब वह उसी में उलझ जाता है, और वह जाल जो उसने दूसरों को फंसाने के लिए बुन रखा था, अंततः उसी को निगल जाता है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने शत्रु की सबसे छुपी हुई या अनदेखी कमजोरी को पहचानो। वह कोई आदत हो सकती है, जैसे क्रोध, अत्यधिक विश्वास, अतिआत्म विश्वास, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, या कोई और मनोवैज्ञानिक पक्ष। एक बार जब वह कमजोरी स्पष्ट हो जाए तो उसका ऐसा माहौल रचो जहां वह कमजोरी धीरे धीरे प्रकट हो और वही उसका व्यवहार तय करने लगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो बार बार उसे ऐसी स्थितियों में डालो जहां वह अपना आपा खो दे, और फिर उसका क्रोध ही उसकी छवि को नष्ट कर दे। यदि वह स्त्री आकर्षण में फंसने वाला है तो उस दिशा में उसे भटकाओ जहां वह निर्णय गलत ले। यह नीति चालाकी की पराकाष्ठा है, क्योंकि इसमें तुम शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, बल्कि उसे अपनी ही बुराइयों से टकराने देते हो। यह नीति केवल मानसिक युद्ध की नहीं, बल्कि चरित्र विश्लेषण की पराकाष्ठा है, जहां शत्रु को हराने के लिए उसके भीतर के शत्रु को जिंदा किया जाता है। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग मगध दरबार के एक प्रमुख दरबारी पर किया था, जो अत्यधिक स्त्री सुख का अभिलाषी था, लेकिन दिखावे में संयम और मर्यादा का उदाहरण बनता था। चाणक्य ने एक अत्यंत सुंदर व चतुर नर्तकी को उस दरबारी के समीप भेजा, जो दिखने में सामान्य कलाकार थी।
लेकिन व्यवहार में चाणक्य की गुप्तचर। धीरे धीरे उस दरबारी ने उस नर्तकी पर विश्वास करना शुरू किया, उसे उपहार देने लगा और राजकीय योजनाओं की बातें भी उससे साझा करने लगा। यही नहीं, उसने अपनी कई गुप्त रणनीतियां भी उसके कानों में डाली, यह सोचकर कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगी। वह नर्तकी चाणक्य को सारी जानकारी देती रही और जब समय आया तो वही बातें सम्राट के सामने प्रकट कर दी गईं। परिणाम स्वरूप वह दरबारी विश्वासघात का दोषी ठहराया गया और अपमानित होकर दरबार से निष्कासित कर दिया गया। चाणक्य ने उसकी कमजोरी को उसकी शक्ति का रूप दिया और फिर उसी शक्ति से उसे मिटा दिया। यही इस नीति की सबसे घातक गहराई है। नीति 29। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए मिटाना चाहते हो तो उसके आसपास के लोगों में उसके प्रति संदेह का बीज बो दो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अपने ही उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं तो उसका आत्मबल टूटने लगता है, उसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं और वह व्यक्ति अपने ही घेरे में पराया बन जाता है, जहां न तो उसे समर्थन मिलता है न ही विश्वास, और यही अविश्वास धीरे धीरे उसकी स्थिति को खोखला कर देता है और वह बिना एक तीर चले ही पराजित हो जाता है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उसके सहयोगी, अनुयायी या विश्वासी लोग होते हैं। जब तक उसके चारों ओर विश्वास की एक मजबूत दीवार बनी रहती है तब तक वह व्यक्ति अडिग रहता है, लेकिन जैसे ही उस दीवार में संदेह की पहली दरार आती है पूरा ढांचा हिलने लगता है। इस नीति के अनुसार तुम्हें अपने शत्रु के सबसे करीबी लोगों के बीच धीरे धीरे ऐसी बातें फैलानी होंगी जो उस शत्रु की नीयत, ईमानदारी या क्षमता पर संदेह उत्पन्न करें। ये बातें प्रत्यक्ष रूप से कभी मत बोलो, बल्कि संकेतों, घटनाओं या ऐसे कार्यों के माध्यम से उनके मन में संदेह का बीज डालो जिन्हें वे खुद अनुभव करें। जैसे ही वह बीज अंकुरित होगा, वे लोग अपने ही मन में शत्रु से दूरी बनाने लगेंगे, उसकी बातों को शक से देखेंगे और समय के साथ उसका साथ छोड़ देंगे। जब कोई व्यक्ति अकेला रह जाता है तो वह सबसे पहले मानसिक रूप से हारता है और यही मानसिक हार उसकी वास्तविक पराजय का मार्ग बनती है। इस नीति का प्रयोग चाणक्य ने नंद वंश के एक प्रमुख सामंत के विरुद्ध किया था जो राज्य में अत्यंत प्रभावशाली था और जनता का प्रिय। उसे समाप्त करना आसान नहीं था क्योंकि उसके अनुयायी, सेनापति और जनता तक उससे अंधभक्ति रखते थे। चाणक्य ने गुप्त रूप से उसके 2 सेनापतियों में यह बात फैलाई कि वह अपने ही सहयोगियों से ईर्ष्या करता है और सम्राट को उनके विरुद्ध भड़का रहा है। फिर कुछ घटनाएं रचवाई गईं जहां ऐसा प्रतीत हो कि सामंत ने जानबूझकर उन्हें युद्ध में कमजोर स्थान पर भेजा था। उन घटनाओं की योजना इस तरह बनाई गई कि शक करने वालों को पक्के प्रमाण न मिले, लेकिन उनके मन में संदेह गहरा जाए। धीरे धीरे उसके अपने लोग ही उससे कटने लगे और जब वह किसी बड़े निर्णय में असफल हुआ तो उसके ही लोग उसके विरुद्ध हो गए और उसे हटाने की मांग करने लगे। अंततः वह सामंत पराजित हुआ और उसका प्रभाव शून्य हो गया। चाणक्य ने केवल संदेह की एक चिंगारी फेंकी थी, लेकिन वही चिंगारी उसके पूरे साम्राज्य को जला गई। नीति 30। यदि तुम अपने शत्रु को बिना तलवार उठाए समाप्त करना चाहते हो तो उसकी महत्वाकांक्षाओं को ऐसा आकार दो कि वह अपने ही स्वार्थ की आग में जलने लगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूलकर केवल अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो वह अपने विवेक को खो देता है, अपने पुराने संबंधों को नजरअंदाज करता है और ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसे स्वयं विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं, और उस समय वह स्वयं यह नहीं समझ पाता कि उसकी बर्बादी किसी और ने नहीं, उसी की लिप्सा ने की है। इस नीति को अपनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह देखना होगा कि शत्रु की सबसे बड़ी लालसा क्या है। क्या वह सत्ता का लोभी है? क्या वह धन के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है? क्या वह यश, प्रशंसा या और अधिक अधिकारों के पीछे पागल है? जब तुम यह समझ जाओ कि वह क्या चाहता है तो उसे वही दो, लेकिन इस तरह से कि वह अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट हो जाए। धीरे धीरे उसके चारों ओर ऐसा वातावरण तैयार करो जहां उसे लगे कि वह और अधिक पा सकता है, और जो भी उसके रास्ते में खड़ा हो उसे हटाना चाहिए। जब वह अपनी ही स्थिति से असंतुष्ट हो जाएगा तो वह गलतियां करना शुरू करेगा।
वह अपने शुभ चिंतकों को दूर करेगा, अपने पुराने भरोसेमंद साथियों से शंका करेगा और ऐसे लोगों पर विश्वास करेगा जो उसे और अधिक पाने का सपना दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में उसे गर्त में धकेलेंगे। यही वह समय होता है जब शत्रु अपनी स्थिति खो देता है और तुम बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के विजयी हो जाते हो। इस नीति का सबसे प्रभावशाली प्रयोग चाणक्य ने अमात्य राक्षस के एक करीबी अधिकारी पर किया था, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी था और अमात्य का सबसे बड़ा समर्थक भी। चाणक्य ने गुप्तचरों के माध्यम से उसके कान में यह बात डलवाई कि अमात्य उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, वह उसके मार्ग में स्वयं खड़ा है और यदि वह सत्ता चाहता है तो उसे खुद के लिए लड़ना होगा। फिर उस अधिकारी को झूठे अवसर दिखाए गए, नकली प्रस्ताव दिए गए और उसे ऐसा भ्रम दिया गया कि वह अमात्य से बेहतर पद का अधिकारी है। धीरे धीरे वह अमात्य के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हुआ, उसके आदेशों की अवहेलना करने लगा और अपने ही लोगों को भड़काने लगा। अंततः जब उसका षड्यंत्र उजागर हुआ तो अमात्य ने उसे दरबार से निकाल फेंका, लेकिन इससे पहले उसकी नीतियां अस्थिर हो चुकी थीं और चाणक्य ने उसी भ्रमित अधिकारी से सारी गुप्त जानकारी लेकर अमात्य के योजनाओं को विफल कर दिया। इस प्रकार चाणक्य ने एक व्यक्ति की लालसा को उसका सबसे बड़ा शत्रु बनाकर उसे बिना लड़े नष्ट कर दिया। नीति 31। शत्रु को समाप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग यह है कि उसे ऐसा भ्रम दे दो कि वह अपराजेय है और बार बार उसकी झूठी प्रशंसा करके उसके भीतर घमंड का ऐसा बीज बो दो जो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनकर उसकी बुद्धि को ढांक ले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है और कोई भी उसे हराने योग्य नहीं है, तब वह अपने ही विवेक और सावधानी से दूर हो जाता है और ऐसे अवसरों पर वह स्वयं अपने विनाश का द्वार खोल देता है, जहां न उसे शत्रु की चालें दिखाई देती हैं, न ही अपने गिरते हुए पांव की आहट, और अंततः वह आत्ममुग्धता के दलदल में फंसकर नष्ट हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वयं पर अंधा विश्वास होता है, विशेषकर जब वह दूसरों से लगातार प्रशंसा पाता है। ऐसे में यदि तुम अपने शत्रु की बुद्धिमत्ता, योजना या ताकत की प्रशंसा बार बार करते हो और उसके हर निर्णय को सही ठहराते हुए उसकी नीतियों में त्रुटियां न होने का दिखावा करते हो, तो धीरे धीरे वह यह मानने लगता है कि वह वास्तव में सर्वोत्तम है। इस स्थिति में वह अपनी सुरक्षा कम कर देता है, अपने विरोधियों को तुच्छ समझने लगता है और अपनी ही योजना में लापरवाही करने लगता है। यह वह समय होता है जब तुम उसे सही दिशा में धकेलकर बिना लड़े उसकी गलतियों से उसे गिरा सकते हो। यह रणनीति मानसिक युद्ध का वह शिखर है जहां तुम्हें सामने से कुछ भी नहीं करना पड़ता, बल्कि केवल उसके मन को गुमराह करना होता है। चाणक्य ने यह नीति नंद वंश के शासनकाल में उनके एक सेनापति पर लागू की थी, जो लगातार युद्ध जीत रहा था और चाणक्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। चाणक्य ने उसके गुप्तचरों को यह फैलाने का आदेश दिया कि वह सेनापति युद्ध कला में बेजोड़ है, उसका रणनीतिक विवेक अद्भुत है और उसे पराजित करना असंभव है। उसके आसपास के लोग जो पहले उसकी नीतियों की समीक्षा करते थे, अब बिना सोचे उसके हर निर्णय को मानने लगे। धीरे धीरे सेनापति में ऐसा अहंकार भर गया कि उसने बिना ठीक से योजना बनाए ही एक सीमावर्ती विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज दी। लेकिन वह विद्रोह वास्तव में चाणक्य द्वारा रचा गया जाल था। सेनापति ने वहां अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन योजनाओं की कमी और अहंकार जनित गलत निर्णयों के कारण वह बुरी तरह पराजित हुआ और राज्य की प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंची। अंततः सम्राट ने उसी अहंकारी सेनापति को हटाकर उसके स्थान पर एक नया अधिकारी नियुक्त किया और चाणक्य ने बिना सीधे टकराव के उस खतरे को समाप्त कर दिया। नीति 32। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए समाप्त करना चाहते हो, तो उसे ऐसे कार्यों में उलझा दो जिनमें उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। उसे बार बार समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए ऐसे निर्णय लेने को मजबूर करो जो बाहर से उसे शक्तिशाली दिखाए, लेकिन भीतर से उसकी जड़ें खोखली कर दें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति केवल अपनी छवि बचाने में लग जाता है, तब वह वास्तविकता से दूर चला जाता है।
और तब वह ऐसे मार्ग पर बढ़ता है जो उसे धीरे धीरे मानसिक, सामाजिक और रणनीतिक रूप से समाप्त कर देता है। उस समय उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह लड़ नहीं रहा, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के मोह में हार रहा है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि सबसे मजबूत किला वही होता है जिसके द्वार भीतर से बंद हों। लेकिन अगर भीतर ही दरारें आ जाएं, तो बाहरी हमला किए बिना भी वह ढह सकता है। अपने शत्रु को कमजोर करने के लिए तुम्हें उसके अपने मित्रों, सलाहकारों या विश्वास पात्रों में शंका पैदा करनी होगी। कभी किसी रहस्य के लीक होने की खबर फैलाकर, कभी यह दिखाकर कि वह अपने लोगों से कुछ छिपा रहा है, या कभी कभी किसी एक को विशेष अधिकार देकर बाकियों में ईर्ष्या का बीज बोकर। जब शत्रु का अपना ही दल उसके निर्णयों पर सवाल उठाने लगे, तब वह असहाय हो जाता है। वह अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को लेकर असमंजस में रहता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, और यही भ्रम उसकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को छीन लेता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति अपने साथियों से ही कट जाता है, और जब नेतृत्व अकेला रह जाए तो उसके गिरने की प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। चाणक्य ने यह नीति नंद साम्राज्य के सेनापति रुद्रसेन के खिलाफ अपनाई थी। रुद्रसेन को उसकी नीतियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उससे अधिक वह अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ संबंधों में अत्यधिक विश्वास रखता था। चाणक्य ने रुद्रसेन के दो मुख्य सहायकों के बीच गुप्तचरों के माध्यम से यह बात फैलवा दी कि सेनापति केवल एक को अपना उत्तराधिकारी मानता है और दूसरा सिर्फ मोहरा है। धीरे धीरे दोनों में शक और असहमति बढ़ने लगी, और वही लोग जो पहले मिलकर हर योजना बनाते थे, अब एक दूसरे से बातें छिपाने लगे। एक दूसरे की चुगली सम्राट तक पहुंचने लगी और वहां से आदेश भी भटकने लगे। इसी असंतुलन का लाभ चाणक्य ने उठाया और सेना में दो भाग करवा दिए। जब रुद्रसेन ने इसका प्रतिकार करने की कोशिश की, तब तक वह अपने सबसे महत्वपूर्ण लोगों का विश्वास खो चुका था। उसकी स्थिति कमजोर हो चुकी थी और अंततः उसे उसकी ही सेना ने विश्वासघात कर पदच्युत कर दिया। इस तरह चाणक्य ने बिना किसी युद्ध के रुद्रसेन जैसे ताकतवर सेनापति को समाप्त कर दिया। नीति 34। यदि तुम अपने शत्रु को बिना युद्ध किए मिटाना चाहते हो, तो उसकी सबसे बड़ी लालसा को ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना दो। उसे ऐसा प्रलोभन दो जिसे वह नकार न सके, और फिर उस प्रलोभन की ओर बढ़ते हुए वह धीरे धीरे अपनी मर्यादाओं, अपनी नीति, अपने संबंधों और अपनी सोच को छोड़ता चला जाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर लालच के पीछे भागने लगता है, तो वह स्वयं ही अपने पतन की दिशा में बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं ही अपने निर्णयों से मिट जाता है। उसकी शक्ति, उसका प्रभाव और उसका आत्मविश्वास उस लालसा की जंजीरों में जकड़ा हुआ सड़ने लगता है, और अंत में वह व्यक्ति उसी वस्तु के कारण समाप्त होता है जिसे वह सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता था। इस नीति को अपनाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आपके शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्या वह सत्ता की भूख है, धन का लोभ है, स्त्री का मोह है, या सम्मान की प्यास है? जिस क्षण तुम इस लालसा को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे पास उसे गिराने का सबसे सशक्त अस्त्र आ जाता है। अब तुम्हारा कार्य है उस लालसा को सामने लाना, उसे आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करना और धीरे धीरे शत्रु को उसकी ओर खींचना। यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें शत्रु को पता भी नहीं चलता कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह वास्तव में उसकी पराजय की ओर जा रहा है। जब वह अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए अपने ही सिद्धांतों से समझौता करने लगता है, तब वह बाहरी दृष्टि में शायद सफल दिखे, लेकिन भीतर से उसका क्षय शुरू हो चुका होता है। अंततः वह स्वयं ही एक ऐसे जाल में फंसता है जिसे उसने अपने लिए सफलता का मार्ग समझा था, लेकिन जो वास्तव में एक विध्वंस का द्वार था। चाणक्य ने यह नीति मगध के वाणिज्य प्रमुख विष्णुपाल के साथ प्रयोग की थी, जो अत्यंत प्रभावशाली और नीतिपरक माना जाता था। चाणक्य ने यह जान लिया था कि विष्णुपाल को सबसे अधिक लालच था विदेशी व्यापार से आने वाले धन का। चाणक्य ने अपने लोगों के माध्यम से उसे ऐसा प्रस्ताव भेजवाया जिसमें उसे एक विशाल विदेशी व्यापार संधि की संभावना दिखाई गई।
लेकिन उसमें एक शर्त थी कि उसे गुप्त रूप से राजकोष से कुछ नीतियों को दरकिनार करना होगा। विष्णुपाल ने अपने लाभ के लोभ में वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह और अधिक घपलों में फंसता गया और अंततः उसकी गतिविधियां उजागर हो गईं। राज परिवार ने उसे न केवल उसके पद से हटाया बल्कि उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। जो व्यक्ति सत्ता और प्रभाव का उदाहरण था वह लोभ के कारण स्वयं ही मिट गया और चाणक्य ने उसे बिना तलवार उठाए ही पराजित कर दिया। नीति 35। यदि तुम्हारा शत्रु अहंकार में डूबा हो और उसे अपने बल, बुद्धि या सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व हो तो उस गर्व को ही उसके विनाश का माध्यम बना दो। उसकी प्रशंसा में इस कदर विष घोल दो कि वह स्वयं को अपराजेय समझने लगे। और जब कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, तब वह सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि तब वह अपने चारों ओर से आने वाले संकेतों को नजरअंदाज करने लगता है, सलाह को हंसी में उड़ाने लगता है और शत्रुओं को तुच्छ समझकर निर्णयों में चूक करता है। यही चूक उसकी हार का कारण बनती है, क्योंकि उसका आत्ममुग्ध होना ही उसे वास्तविकता से दूर कर देता है। और जब कोई व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाए तो फिर उसे हराना कठिन नहीं बल्कि सहज हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको यह सीखना होगा कि कैसे किसी के अहं को उसकी कमजोरी में बदला जा सकता है। जब आप यह पहचान लें कि आपका शत्रु अपनी बुद्धिमत्ता या शक्ति पर घमंड करता है, तो आपको धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ाने का कार्य करना है, न कि उसे तोड़ने का। उसका सम्मान सार्वजनिक रूप से करना, उसके निर्णयों की अत्यधिक सराहना करना, उसे ऐसे लोगों से घेरना जो उसकी हां में हां मिलाएं, यह सब मिलकर उसे उस स्थिति में ले जाएगा जहां वह अपनी सीमाओं को भूलने लगेगा। वह अपने आप को इतना अधिक सर्वज्ञ मानने लगेगा कि दूसरों की बात सुनना बंद कर देगा और यहीं से उसकी हार शुरू होगी। आपके लिए उस समय उसका कोई भी निर्णय, कोई भी योजना उसके अहं के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाएगी और आप बिना कोई सीधा संघर्ष किए केवल उसकी गलतियों का लाभ उठाकर उसे समाप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने यह नीति उस समय अपनाई जब वह मगध के राजा धनानंद की नीति निर्माण प्रणाली को भीतर से तोड़ना चाहता था। धनानंद को अपने निर्णयों और प्रशासनिक ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। चाणक्य ने उसके दरबारियों के माध्यम से उसकी हर योजना की प्रशंसा करवानी शुरू की। धीरे धीरे धनानंद को लगने लगा कि उसकी हर योजना निष्कलंक है और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। परिणाम स्वरूप उसने अपने सबसे अनुभवी मंत्रियों की सलाह को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और जो युद्ध नीति पहले सामूहिक सोच से बनती थी, वह अब केवल राजा के घमंड से निर्देशित होने लगी। इसी घमंड के कारण जब धनानंद ने तक्षशिला की ओर बिना तैयारी के आक्रमण का आदेश दिया, तो चाणक्य पहले से तैयार था और उसने छोटी सी सेना से ही उस विशाल आक्रमण को रोक दिया। पराजय के बाद भी धनानंद ने अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारा और धीरे धीरे उसके अपने मंत्री भी उससे दूर होने लगे। अंततः वह अपने ही अहंकार के कारण सत्ता से गिर गया और चाणक्य ने बिना सीधे युद्ध किए एक घमंडी राजा को मिटा दिया। नीति 36। यदि शत्रु तुमसे सीधा टकराव नहीं कर रहा है लेकिन तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो उसे पराजित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि तुम उसकी योजनाओं की जानकारी उसी के माध्यम से निकालो जिस पर वह सबसे अधिक विश्वास करता है, और फिर उस पर सीधा वार नहीं करके उसकी पूरी सोच, उसकी रणनीति और उसके विश्वास को ही उसकी कमजोरी में बदल दो। उसे इस हद तक भ्रमित कर दो कि वह अपने ही करीबी लोगों पर शक करने लगे, और जब किसी को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रह जाता तब वह भीतर से टूट जाता है। उसकी हर योजना कमजोर हो जाती है, क्योंकि योजनाएं अकेले नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती हैं, और यदि विश्वास ही टूट जाए तो साम्राज्य भी बिखर जाता है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको शत्रु की मनोस्थिति को समझना होगा। यदि वह व्यक्ति अपने कार्यों में छिपा हुआ है, खुलकर वार नहीं करता, लेकिन आपको नीचे गिराने के लिए अंदर ही अंदर चालें चलता है, तो सीधी प्रतिक्रिया देना उसे और सतर्क बना देगा।
ऐसे में आप चुपचाप उसकी टीम या करीबी लोगों में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो या तो स्वार्थी हो या असंतुष्ट हो, और फिर उसे अपना साधन बनाइए। उसके माध्यम से शत्रु की योजनाओं को समय से पहले जानिए, और जब वह चाल चलने को तैयार हो तभी उसमें ऐसी दरार डाल दो कि उसकी पूरी टीम के बीच विश्वास समाप्त हो जाए। उसे यह महसूस हो कि उसकी हर योजना असफल हो रही है क्योंकि उसका ही कोई विश्वास पात्र उसे धोखा दे रहा है। यही मानसिक तनाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा, और वह न तो किसी से खुलकर बात कर पाएगा, न ही कोई ठोस निर्णय ले पाएगा। उस स्थिति में उसका पतन निश्चित हो जाता है और आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग उस समय किया जब मगध साम्राज्य के कई दरबारी गुप्त रूप से चाणक्य के प्रयासों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने सीधा विरोध नहीं किया, परंतु उनकी चालें चाणक्य को बदनाम करने, चंद्रगुप्त को दूर करने और योजनाओं को विफल करने के लिए थीं। चाणक्य ने कोई सार्वजनिक प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उन्हीं में से एक दरबारी, जो पद से तो छोटा था लेकिन महत्वाकांक्षा से बड़ा, को गुप्त रूप से अपनी ओर कर लिया। वह दरबारी मगध के बड़े मंत्रियों की हर गुप्त सभा की जानकारी चाणक्य को देता था। चाणक्य ने वही जानकारी प्रयोग कर उनकी योजनाओं से एक कदम आगे चलते हुए उन्हें बार बार विफल किया। परिणाम स्वरूप दरबार में अविश्वास फैल गया। मंत्रीगण एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे और कई मंत्रियों ने दरबार छोड़ दिया। इस आंतरिक विघटन के कारण मगध की शक्ति कमजोर हो गई और चाणक्य को बिना एक भी तलवार उठाए पूरे शासन तंत्र को अस्थिर कर देने का अवसर मिल गया। नीति 37। जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों को जानता है वही तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक शत्रु बन सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इतना निकट न आने दो कि वह तुम्हारी कमजोरियों को भांप सके, और यदि कोई पहले से ही तुम्हारे गुप्त पक्षों से परिचित हो चुका है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के मन से तुम्हारे प्रति सम्मान या भय को समाप्त मत होने दो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों को जानकर भी तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देता है, तब वह उन्हें तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बना सकता है, और यह सबसे घातक अवस्था होती है, क्योंकि तब तुम स्वयं को उसी व्यक्ति के सामने नंगा महसूस करने लगते हो जिसके पास तुम्हारी वास्तविकता की चाबी है, और वह व्यक्ति बिना कोई हथियार उठाए केवल तुम्हारे सच को उजागर करने की धमकी देकर ही तुम्हारा नियंत्रण हासिल कर सकता है। और जब कोई तुम पर मानसिक नियंत्रण पा लेता है तब वह तुम्हें हारने पर मजबूर कर देता है, चाहे तुम कितने ही बलवान या बुद्धिमान क्यों ना हो। इस नीति को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले खुद को समझना और अपने कमजोर पक्षों की पहचान करना जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आपने किन लोगों को कब कब कैसे कैसे अपने निजी पक्षों, रहस्यों या गलतियों से अवगत कराया है, और फिर यह सोचना होगा कि क्या वे व्यक्ति अब भी उतने ही भरोसेमंद हैं। यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ दूरी बनाना ही समझदारी है। आप यह भी सुनिश्चित करें कि अब से किसी को भी इतने अधिक करीब न आने दें कि वह आपके व्यक्तिगत विचारों, भय, असुरक्षाओं या योजनाओं को जान सके। रिश्तों में सीमाएं स्पष्ट होना आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों के साथ जो कभी आपके अपने थे लेकिन अब उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो आज तुम्हारा मित्र है वह कल शत्रु बन सकता है। इसलिए अपने भीतर के रहस्य किसी के सामने इस प्रकार न खोलो कि वह तुम्हारे अस्तित्व पर अधिकार पा जाए। मानसिक नियंत्रण किसी भी युद्ध में सबसे निर्णायक होता है, और यदि यह नियंत्रण आपके हाथ में न हो तो आपकी हार तय है। इस नीति का प्रयोग चाणक्य ने उस समय किया जब वह जान गए थे कि तक्षशिला में पढ़ते समय उन्होंने जिन मित्रों के साथ जीवन के कई गहरे अनुभव साझा किए थे, उनमें से एक मित्र अब मगध के लिए काम कर रहा है और चाणक्य की योजनाओं को जानकर उन्हें विफल करने की मंशा रखता है। चाणक्य ने न तो उस मित्र का प्रत्यक्ष विरोध किया, न ही कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने उसी मित्र को भ्रम में रखते हुए यह महसूस कराया कि वह अब भी चाणक्य पर भारी है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों के माध्यम से उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वह स्वयं ही भ्रम और भय का शिकार होने लगा। जब उसे यह लगने लगा
कि चाणक्य शायद उसकी चालों को पहले से ही जानता है और किसी बड़े प्रतिकार की तैयारी कर रहा है। तब उसने स्वयं ही चाणक्य से दूरी बनानी शुरू कर दी। चाणक्य ने न तो उसे उजागर किया, न ही सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया, लेकिन अपने आत्मनियंत्रण और मानसिक चातुर्य से उस व्यक्ति को इतना भ्रमित कर दिया कि वह किसी भी रणनीति में भाग लेने के योग्य नहीं रहा। यही चाणक्य की बुद्धिमत्ता थी। वह युद्ध किए बिना ही अपने शत्रु को मानसिक रूप से पराजित कर देते थे। नीति 38। जो व्यक्ति तुम्हारे शत्रु के मन में तुम्हारे प्रति संदेह या असंतोष पैदा कर सकता है, वह तुम्हारा सबसे मूल्यवान गुप्त अस्त्र है। ऐसे व्यक्ति को पहचानो, उसे साधो और उसका उपयोग उस बीज की तरह करो जो धीरे धीरे विष का वृक्ष बन जाए, लेकिन बाहर से फलदार दिखाई दे। क्योंकि किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है शत्रु के मन में भ्रम और अविश्वास का संचार करना। जब शत्रु अपने ही लोगों पर संदेह करने लगता है, जब उसके अपने सलाहकारों की निष्ठा डगमगाने लगती है और जब वह अपने ही संगठन की जड़ों में संकोच, भय और लोभ देखने लगता है, तब वह शक्तिशाली होते हुए भी भीतर से टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को पराजित करने के लिए हर बार युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। कई बार एक गलतफहमी, एक संदेह, एक आधा सच और एक समय पर छोड़ी गई अफवाह ही काफी होती है ताकि वह अपने ही लोगों से घिरा होकर भी अकेला पड़ जाए। और यही वह समय होता है जब वह सबसे कमजोर होता है। इस नीति को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने शत्रु के सबसे निकटस्थ लोगों को समझना और उनका मनोविज्ञान पढ़ना होगा। हर बड़े व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो या तो स्वयं महत्वाकांक्षी होता है या असंतोष से भरा हुआ होता है। आपको केवल इतना करना है कि उस व्यक्ति को सूक्ष्म रूप से यह आभास कराना है कि वह जो सोच रहा है वह सही है, कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, कि उसे उसका मूल्य नहीं मिल रहा, कि वह अधिक योग्य है लेकिन पीछे रखा गया है। एक बार यह बीज उसके मन में जम गया, फिर वह स्वयं ही उस असंतोष को बढ़ाता जाएगा और धीरे धीरे वह आपके शत्रु की नींव को अंदर से खोखला करने लगेगा। चाणक्य नीति कहती है कि यदि शत्रु के किले की दीवारें मजबूत हों तो दीवार पर हमला करने से बेहतर है दीवार के भीतर दीमक भेज दो। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग मगध के दरबार में किया था, जब उन्होंने देखा कि धनानंद के चारों ओर ऐसे दरबारी हैं जो सत्ता की दौड़ में खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं। उन्होंने उनमें से एक को पहचान लिया, एक सेनापति जो अपनी योग्यता पर अभिमान करता था लेकिन धनानंद द्वारा बार बार नीचा दिखाया गया था। चाणक्य ने किसी सीधी बात के बजाय केवल एक सूत्र छोड़ा, अगर तुम्हारे जैसे वीर को धनानंद केवल दरबार में खड़ा रखे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा। यह वाक्य उस सेनापति के मन में इस प्रकार गूंजा कि उसने स्वयं धनानंद के प्रति विद्रोह का बीज बो दिया। धीरे धीरे वह सेनापति चाणक्य का नहीं, अपने ही असंतोष का हथियार बन गया